चलो अब नीट का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है कि बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विथ स्पीड u, ठीक है, कोलाइड्स विथ अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m एट रेस्ट। मतलब पहला बॉडी है जो u से चल रहा है, ठीक है, इसका मास 4m है। दूसरा बॉडी जो है वो क्या है, रेस्ट में, ठीक है, इसका मास 2m है। बोल रहा है कि द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। कोलिजन इलास्टिक हुआ है, हेड ऑन है, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए, माने ये वाला जो है ए है और ये है जो कि बी है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये अपना कितना फ्रैक्शन एनर्जी क्या किया है, लॉस किया है। तो एक मेथड तो क्या होता है जो बुक में दिया हुआ रहता है कि इसमें क्या करो कि मोमेंटम कंजर्वेशन करो, एनर्जी कंजर्वेशन करो और उसके बाद डील करो। ये सबसे बाहियात मेथड है। रीज़न क्या है कि वो टाइम ले लेगा, तुम्हारा 3 से 4 मिनट टाइम ले लेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन के बाद जो रिजल्ट आता है ना उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये क्या होगा कि तुम्हारा 30 सेकंड 35 सेकंड में बना देगा। तो कहने का सेंस क्या है कि इसका u था, तो बाद में टकराने के बाद इसका वेलोसिटी v कितना हो जाएगा, तो v कितना हो जाएगा, तो m1 माइनस m2, तो m1 माइनस m2 हो गया इतना बाई m1 प्लस m2 इंटू इसका वेलोसिटी, ठीक है, प्लस समथिंग इंटू इसका वेलोसिटी 0। देखो इसको इसीलिए छोड़ दिए कि ये वाला 0 होने वाला है, तो ओवरऑल तो ये 0 ही होगा। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया u/3। मतलब इसका वेलोसिटी है जो कि पहले u था, बाद में कितना हो गया u/3। तो फ्रैक्शनल चेंज कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी में। फ्रैक्शनल चेंज नहीं निकालो, पहले तुम फ्रैक्शन निकाल लो, ठीक है। तो फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी जो रिमेनिंग है, ठीक है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, तो हाफ m, अब v स्क्वायर, तो v स्क्वायर हो जाएगा u²/9, ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर। v स्क्वायर मतलब इनिशियल वाला, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कहने का अर्थ क्या हो गया, 1/9। तो 1/9 फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी इसका बचा हुआ रह गया। तो लॉस कितना हुआ होगा, तो 1 - 1/9, तो 8/9। तो ये वाला हो गया। तो देखो ये वाला ऐसे तुम करोगे तो क्या है कि मैंने 35 सेकंड 40 सेकंड में बन जाएगा। अब अदरवाइज तुम गलती से उसमें पकड़ा गए कि मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहे हो, एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हो, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है जी, उसको सोल्व करने में ही तुम्हारा है जो कि 3-4 मिनट लग जाएगा। तो वो नहीं करना है, ऐसे करना है, तो 40 सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर मोमेंटम कंजर्वेशन ही करना है तो फिर क्या है कि उसको थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे, जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन और कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो कहने का सेंस क्या है कि देखो इसका मेथड 2 हम बता दे रहे, ठीक है। ये एक तरह से बुक में जो मेथड दिया उसके अलावा 2 मेथड हो जाएगा। तो कह रहा है कि हेड ऑन कोलिजन है, ठीक है। तो पहले चल रहा था ये u से, वो वाला रेस्ट में था, तो क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था जो u था, इसका मतलब टकराने के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी होगा जो u ही होगा। इसका मतलब अगर इसका एक का वेलोसिटी जो है वो तुम अगर v मानते हो 4m वाला का, तो कहने का सेंस क्या है कि जिसका 2m है उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो v प्लस u हो जाएगा। तभी तो सेपरेशन है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था u, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी u ही होना चाहिए। तो अगर ये v है तो v प्लस u होगा। और अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, तो अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दोगे तो शुरू में मोमेंटम कितना था, तो मास और वेलोसिटी इतना, और उसका मोमेंटम 0 था, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, तो 4m इंटू v प्लस 2m v प्लस u। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ लगा दिए, अब वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ लगा दिए। तो ये बेस्ट मेथड है कि ये वाला में करिए, चल आएगा। अदरवाइज जो बुक में दिया वो बहुत लेंदी कर देगा। तो क्या करो कि 2m से कैंसिल कर दो, तो यहाँ से हो गया 2u, ठीक है, और यहाँ पर कितना है u, तो इसको इधर भेज दोगे तो हो जाएगा u, और यहाँ पर से कितना हो जाएगा 2v और v, तो हो गया 3v। तो v का वैल्यू कितना आ गया u/3। देखो यहाँ पर तो u/3 आ गया ना। अब यहाँ से फिर से यही वाला कर लोगे तो आंसर चल आएगा, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा देखो, इसमें क्या है कि दिमाग नहीं लगाना है, जो रिजल्ट आता है उसको यूज किए आ गया, ठीक है। एवरेज बच्चा के लिए यही है। और थोड़ा सा स्मार्टली डील करना है तो आप इस ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, दिया हुआ है कि a particle of mass 5m at rest suddenly breaks on its own into 3 fragments, ठीक है। मतलब खुद से है जो कि
3 फ्रेगमेंट में वो टूट गया है। कह रहा है 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ मास m each move along mutually perpendicular direction with speed v। अच्छा, with speed v each, ठीक है, दोनों है जो कि v से मूव कर रहा है। कह रहा है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज, तो कह रहा है कितना एनर्जी है जो कि क्या हुआ, रिलीज हुआ। तो इस क्वेश्चन को तुम कैसे देख रहे हो कि एक मास m वाला इधर v से मूव कर रहा है और एक मास m वाला भी से इधर मूव कर रहा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से तो ये तुम श्योर शॉट हो गए होगे कि इस दोनों का रिजल्टेंट इधर है और नेट जीरो होना है। इसका मतलब हो गया कि जो 3m mm 2m हो गया ना जी, इसका मतलब क्या हो गया, देखो ना, 2 गो m मास का जो मूव कर रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो 2m हो गया, तो इसका मतलब ये 3m बचा और इस दोनों का रिजल्टेंट इधर है। इसका मतलब क्या हो गया कि बाकी का जो होगा तीसरा पार्ट, उसका रिजल्टेंट माने उसका मोमेंटम इधर होगा, तभी तो नेट जीरो होगा। तो इसका हम लोग मान लेंगे कि इसका मोमेंटम वेलोसिटी कितना होगा, v डैश। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से अगर तुम करोगे तो नेट जीरो होना है, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट है, तो ये m भी है, ये m भी है, तो उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √2mv। इसका मतलब है कि इसका भी मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इतना ही बराबर होना चाहिए, तभी तो नेट जीरो होगा। शुरू में मोमेंटम जीरो था, रेस्ट में था, तो बाद में ही मोमेंटम जीरो, तो इस दोनों का रिजल्टेंट इधर है, तो तीसरा वाला का हर हालत में इधर होगा, जस्ट अपोजिट होगा। अब मैग्नीट्यूड बराबर होगा तब ना नेट जीरो होगा। तो इसका m भी मोमेंटम है, तो √2mv हो गया, तो इसका वाला हो जाएगा 3m इंटू v डैश, ये वाला ऐसे हो गया। तो v डैश का वैल्यू कितना आ गया, √2v/3, ठीक है। तो ये कर लिए। अब आपको बोल रहा है कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वही रिलीज हुआ है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल जो हो जाएगा, यही वाला रिलीज एनर्जी हो जाएगा। तो इसका एनर्जी हो जाएगा कितना, ½ mv² और उसका भी ½ mv², तो टोटल हो गया mv²। और इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m के जगह पर 3m इंटू v², तो v² करोगे तो हो जाएगा 2v²/9, इसका स्क्वायर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कर लोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 1, तो 4mv²/3, तो 4mv²/3 दिया होगा, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोलना चाह रहे हैं कि है यही वाला कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा दूसरे व्यू से सोच रहे हैं। दूसरे व्यू से सोच क्या रहे हैं कि टोटल एनर्जी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि पूरे टर्म को ही मोमेंटम में लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना हो जाएगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो p²/2m, और इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, p²/2m। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो नेट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा कितना, 2 × p², तो mv²/2m। एक का काइनेटिक एनर्जी हो गया p²/2m, इसका भी काइनेटिक एनर्जी हो गया उतना ही, तो इसको ऐसे कर दिए, ठीक है। प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी देखना है, तो इसका p²/2m है, इसका वाला m, और इसका मोमेंटम कितना होगा, जितना इसका मोमेंटम हो जाएगा, तो उसका मोमेंटम कितना mv, तो √2 हो गया, तो √2mv का स्क्वायर, तो इसका जो नेट मोमेंटम होगा वही इसका होगा, तो p²/2, और इसका वाला मास करिएगा तो 3m। ऐसे बनाइएगा, थोड़ा स्मार्ट फीलिंग जनरेट होगा, ठीक है। तो ऐसे करिएगा। अब इसको कर लीजिएगा आप, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया, तो कितना हो गया, ये mv² हो गया, प्लस इसको कर लीजिएगा आप, तो हो जाएगा 2m²v²/6m, तो ये हो गया 3, तो फिर से 3 एक करिएगा तो 4mv²/3। तो ऐसे करने पर थोड़ा सा स्मार्ट फीलिंग जनरेट होगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जनरल मेथड ऐसा है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो बुक में दिया है वो तो 3-4 मिनट लग जाएगा, तो आप उससे जो रिजल्ट आता है उसको डायरेक्ट यूज करिए, तो 45 सेकंड के आसपास में बन जाएगा। और थोड़ा सा स्मार्ट फीलिंग से बनाना है तो ऐसे करिए। जब हार्ड सवाल होने लगता है ना, तो ये वाला थोड़ा सा और ज़्यादा हेल्प करता है, वो तो आएगा तो बताया जाएगा। तो कहने का सेंस क्या है कि अच्छा ये समझ लेना, ये ऐसे है, यहाँ पे है, ये नीचे में कहीं ऐसा नहीं कि v² लगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट आफ्टर 2 पाई रेवोल्यूशन इज।
तो टॉर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई इंटू अल्फ़ा, ठीक है। और अल्फ़ा आपको पता नहीं है तो पहले क्या करें कि अल्फ़ा निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे कि टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा लगा देंगे। तो इसमें बोल क्या रहा है ना कि रिक्वायर्ड टू स्टॉप, स्टॉप का मतलब हो गया कि फाइनल ओमेगा जीरो है। जैसे ही फाइनल ओमेगा जीरो हो या इनिशियल ओमेगा जीरो हो तो स्पेशल केस में पकड़ा जाता है, तो उस ढंग से बनाने में कम टाइम आपको लगेगा। अरे यू से फेंकते थे, खींचने वाला जी था तो यू स्क्वायर बाई 2g जा करके रुकता था, तो ओमेगा से घूम रहा है और उसको रोकने वाला है जो कि अल्फा है, तो कितना एंगल घूम करके रुकेगा, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 अल्फा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो बोल रहा है कि 2 पाई रेवोल्यूशन में वो रुका है, तो थीटा का वैल्यू दे दिया है कितना, 2 पाई, अरे एक रेवोल्यूशन है जो कि 2 पाई एंगल के बराबर होगा, ये समझ में आया। तो ये हो गया थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 अल्फा। तो ओमेगा कितना दिया हुआ है, 3 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो 3 और रेवोल्यूशन पर मिनट, तो एंगल अगर देखोगे तो 2 पाई और पर मिनट दिया है तो 60, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर बाई 2 अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि हम लोग अल्फा को पहले कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ देखो 2 पाई स्क्वायर बाहर निकलेगा और यहाँ भी 2 पाई स्क्वायर है, तो ये समझ गए होगे कि इससे ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये कितना हो गया, 20 हो गया। तो अगर अल्फा को इधर तुम छोड़ोगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, 1/400, और यहाँ पे 2 है तो 1/800 हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। इसको काइनेमेटिक्स इक्वेशन से भी बना सकते हो जी तुम, कैसे, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर जीरो बराबर होगा ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा, ठीक है। लेकिन उतना लिखोगे तुमको टाइम लगेगा ना, तो ये वाला अगर स्मार्टली तुम सोच सकते हो तो कर जाओगे, ठीक है। तो इतना हो गया। अब आपको टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, आई। तो सॉलिड सिलेंडर दिया है तो एम आर, तो आर हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर -4, 4 इंटू 10 टू पावर -2 हुआ ना जी, तो एम आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आई इंटू अल्फा, तो अल्फा कितना हो गया 1/800। इसको कैलकुलेट कर लो, देखो यहाँ से 8 से है जो कि 16 हो गया, तो यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया 2, और ये वाला यहाँ गया था 10 टू पावर -6, तो 2 इंटू 10 टू पावर -6 इसमें तो ये वाला हो गया, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स से भी आप बना ले सकते थे, लेकिन अगर आप स्पेशल केस से आप चलते हैं तो ज़्यादा इजीली डील होगा, ठीक है, टाइम भी बचाएगा आपका। वही ना बताए थे कि एक जगह तुम याद कर लिए 1 डायमेंशन में तो केवल वही यूज किए, तब तो बेनिफिशियल वो नहीं रहा। एक जगह याद करो, उसको क्या करो कि 20 जगह यूज करो, तो वो बड़ा जल्दी जल्दी होगा। अब चलो इसको क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है कि ए डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 100 kg, ठीक है, रोल्स ऑन ए हॉरिजेंटल फ्लोर, मतलब डिस्क है जिसका रेडियस 2 मीटर है और मास कितना है 100 kg है, जो हॉरिजेंटल फ्लोर पर रोल कर रहा है। इट्स सेंटर ऑफ मास हैज स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो इसका क्या करना है कि बोल रहा है हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट, तो इनिशियली कुछ है, फाइनली 0 होगा, तो जो चेंज होगा जो कि किसके बराबर हो जाएगा, तो इनिशियल माइनस फाइनल, मैंने एक तरह से कहो कि इनिशियल के बराबर ही, क्योंकि फाइनल 0 ना है जी, समझ में आ रहा है। तो वही वर्क डन होगा। तो तुम समझ गए होगे कि वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, तो 0 हो गया, तो मैंने एक तरह से इनिशियल वाला ही। अब ये वाला काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा, इसका भी देखो 2 मेथड है। या तो आप क्या करिए कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कर लीजिए, एनर्जी को निकाल लीजिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो एक ही बार में आ जाएगा, एक ही टर्म में आ जाएगा, और अदरवाइज को 2 टर्म में लिखेगा, जैसे आप करिए। तो चलिए अगर इधर से आप चलते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम हो गया 100 इंटू वी स्क्वायर, तो वी हो गया ये 1/5 हो गया, तो ये हो गया 1/25 प्लस हाफ आई हो जाएगा mr²/2, तो इतना r² बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा हो गया कितना भी हो गया 1/5, ठीक है। तो v/r, r का वैल्यू हो गया
2 का स्क्वायर कर दिए। तो देखो तो ये हो गया कितना 10, तो 100, तो ये वाला तो इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर से क्या हो गया 50 है, तो यहाँ 2 बार में हो गया, तो ये किसके बराबर आ गया 3 के बराबर आ गया, तो 3 हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर तुमको करना रहता तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हुआ था, तो हाफ और आई, तो आई हो जाता एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया हाफ आई, आई कितना होगा, तो ये हो गया सेंटर के अबाउट, प्लस शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो हो गया हाफ, ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2 सेंटर के अबाउट और शिफ्ट किए इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट, तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वी बाई आर, तो वी इतना हो गया, आर का वैल्यू हो गया 2 का स्क्वायर, इसी को डील कर लीजिए, तो ये हो गया कितना 1/100, तो इससे ये वाला कैंसिल हो गया, इससे ये वाला कैंसिल हो गया, तो ये 6 हो गया, 2 से करिएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एनर्जी निकाल दिए, तो इतना आ गया, और एक डायरेक्ट हो गया, दोनों ढंग से करिएगा तो यही वाला होगा। चलो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। दिया हुआ है ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर, ठीक है, रोल्स अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री, रोल कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन में पर, ठीक है, 30 डिग्री इंक्लाइनेशन है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर है जो स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, सेंटर ऑफ मास का स्पीड है जो कि 4 मीटर पर सेकेंड है, इतना से उसको थ्रो किया गया। करा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइंड सरफेस विल बी, करा है कि इस सिलेंडर जो है वो इस पर कितना दूरी चलेगा। तो ये तो देखा हुआ टाइप होता है क्या कि कितना दूर चलेगा इस पर या कितना हाइट चलेगा, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालने का भी 2 तरीका बताया जा सकता है। एक हो गया क्या कि हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर दो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के लिए। और एक तरीका क्या हो गया कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकाल लो, तो काइनेट ये क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी 2 तरीका हो गया। लेकिन हम वो उस ढंग से नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि अगर वैसे तुम करोगे ना तो तुम्हारा क्या होगा कि ये 2 से 2.5 मिनट टाइम ले लेगा, 2.5 मिनट टाइम तो श्योर शॉट लेगा, 2.5 मिनट का मतलब हो गया 150 सेकंड के आसपास। फिर इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो कि काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा दो, तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा दोगे तो तुमको डिस्लेशन तुमको मालूम रहेगा इसका, जब डिस्लेशन मालूम रहेगा तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा दो, तो v 0 है और यहाँ पर तुम्हारा वेलोसिटी मालूम है, उससे भी कर ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे भी करोगे तो क्या होगा कि तुमको कितना टाइम लगेगा, तो लगभग है जो कि 1 मिनट के आसपास लगेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करोगे जो बुक में जनरली देता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करोगे तो कम से कम 2.5 मिनट लगेगा, मतलब 150 सेकंड के आसपास लगेगा। काइनेमेटिक्स इक्वेशन प्लस भी लगा करके करोगे तो 1 मिनट के आसपास लगेगा, 60 सेकंड के आसपास लगेगा, ठीक है। हम तुमको इसमें ये अप्रोच बोलेंगे ना कि चूंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो फिर तो स्पेशल केस में भी पकड़ा गया कि फेंका गया v से और खींचने वाला है जो कि a है, तो कितना दूर चल कर रुकेगा, तो u²/2 है। ये सबसे स्मार्ट मेथड होगा इसको डील करने का। तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा u² 16/2, और डिसलेशन का वैल्यू होगा g sin थीटा बाई बीटा, बीटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई बटा एम आर स्क्वायर, तो आई हो जाएगा mr²/2 बाई mr², तो वो कटेगा तो इतना हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया 16, और ये हो गया 3/2/10, तो 2 से हो गया 8, तो ये 24 हो गया, तो 2.4 हो गया, तो 2.4 मीटर चलेगा, तो ये हो गया। तो ये कितना देर लिया होगा, तो ये 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड, इतना ही लिया होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो बुक में दिया है इस क्वेश्चन के लिए तो सबसे बाहियात मेथड है, ठीक है। काइनेमेटिक्स वाला लगा सकते हैं तो लगाइए, वो भी आपका टाइम बचाएगा, और अगर ऐसे करते हैं तो एकदम स्मार्टली हो गया। फेंके हैं आप और खींचने वाला जो काइनेमेटिक्स में लगता है 1D वाला में स्पेशल केस, वही यहाँ पर लग गया, देखिए तुरंत डील हो गया। तो यही हम बोल रहे थे कि अगर याद करके ना उसको जो अप्लाई करना आप 10 जगह सीख जाते हैं, तो वो क्या करेगा कि आपका टाइम बिल्कुल एकदम क्या करेगा ड्रास्टिकली है जो कि घटा देगा। तो ये वाला है, ठीक है। चलो अब जेईई मेन का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि 2 मासेस m एंड m/2
आर कनेक्टेड एट द टू एंड्स ऑफ ए मासलेस रिजिड रड ऑफ लेंथ एल। एल लेंथ का रिजिड रड है, ठीक है, जिसमें दो मास m और m/2 ये कनेक्टेड है, ठीक है, एंड पर। बोल रहा है कि द रड इज सस्पेंडेड बाय ए थिन वायर ऑफ टॉर्सनल कांस्टेंट k एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रड मास सिस्टम एज शोन इन फिगर। तो मैंने कहने का सेंस क्या है कि ये फिगर देखो, इसमें बोल क्या रहा है कि ये रिजिड रड है, दो मास है जो कि दो मास है, वो दिया हुआ m और m/2, दो मास जो है m और m/2 ये कनेक्टेड है, ठीक है। और बोल रहा है कि ये स्ट्रिंग जो है ना, जिसका टॉर्सनल कांस्टेंट k है, मतलब टॉर्सनल कांस्टेंट k वाला हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं जी, कि थीटा घूमता है तो टॉर्क लगता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, ये सब थ्योरी में ही बताया जाता है। तो बोल रहा है कि ये वाला स्ट्रिंग जो है ना, इस दोनों के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। अगर सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता जी, तब तो क्या होता कि ये ऐसे रह ही नहीं सकता था, या तो इधर झुका हुआ था, या तो इधर झुका हुआ था, या तो इधर झुका हुआ था। वो डिपेंड करता कितना दूर पर है जो कि कनेक्टेड है। सेंटर ऑफ मास पर कनेक्टेड है तब ये एकदम ऐसे होगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है ये, इसका मतलब नेट टॉर्क इसके अबाउट 0 लगेगा, तब ये ऐसे रह जाएगा, ठीक है। तो आपको बोल क्या रहा है कि बिकॉज ऑफ टॉर्सनल कांस्टेंट के द रीस्टोरिंग टॉर्क इज टॉर्क इक्वल टू k थीटा फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। इसको हम घेर क्यों दिए हैं ना, कि अगर ये डाटा नहीं भी आपको देता, ये डाटा अगर नहीं भी देता, तब भी आप ये बात पहले ही से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ दे दिया है तो आपके लिए भलाई कर दिया है। अगर नहीं देता तब भी आपको जानना है कि अगर थीटा से रोटेट कर दिया जाता है तो टॉर्क है जो कि k थीटा लगता है। और ये भी पढ़ाया जाता है कि उसका पोटेंशियल एनर्जी हाफ k थीटा स्क्वायर के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? टॉर्सनल वाला में तो दो ही चीज पढ़ना है, एक तो एसएम करता है, टॉर्क लगता है k थीटा, और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ k थीटा स्क्वायर होता है। इतना ही से हर सवाल बचना है, चाहे जैसा भी पूछे। थ्योरी में पढ़ा दिया जाता है, प्रॉब्लम में भी देखो वही बनेगा, कोई प्रॉब्लम हो बनेगा वैसे ही। इफ द रड इज रोटेटेड बाई थीटा नॉट, देखो अभी इसको क्या किया कि थीटा नॉट से क्या किया, रोटेट किया, और क्या कर रहा है कि रिलीज किया। जैसे ही थीटा नॉट से रोटेट किया, रिलीज किया, इसका मतलब थीटा नॉट ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो मैक्सिमम हो गया। मतलब कहने का सेंस क्या हो गया कि, एक मिनट, कहने का सेंस क्या हो गया कि अगर आप थीटा नॉट से रोटेट कर देते हैं, थीटा नॉट से रोटेट किए और रिलीज किए, रिलीज्ड ये बात ही बता रहा है कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड बन चुका है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये सब कुछ क्लास में पहले ही बोल दिया जाता है जी। द टेंशन इन इट व्हेन इट पासेस थ्रू इट्स मीन पोजीशन विल बी। तो कह रहा है कि जब यहाँ से थीटा नॉट से आप इसको ट्विस्ट करिएगा, छोड़िएगा, तो ये घूम करके वापस आएगा इसी पोजीशन पर। तो कह रहा है जब इस पोजीशन पर है उस समय बताइए कि टेंशन क्या होगा, ठीक है। तो चूंकि ये एसएम कर रहा है, तो एसएम, कोई भी सवाल जिसमें एसएम है उसको बनाने का हमेशा मिनिमम दो मेथड होगा। एक मेथड होगा एसएम के थ्रू डील करना, और एक मेथड क्या होगा कि सिंपल फॉर्मेट में डील करना। तो चलो इसको भी दो ढंग से हम लोग डील करेंगे। तो सिंपल फॉर्मेट में कैसे डील करेंगे कि चूंकि इसमें टेंशन पूछ रहा है, तो टी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इसका मास ओमेगा स्क्वायर और इनटू इसका जो डिस्टेंस होगा r। अच्छा एक चीज और, ये डिस्टेंस भी अब निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर मास रहता तो सेंटर ऑफ मास बीच में रहता, बराबर मास नहीं, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का भी दो तरीका। अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आपको हम पहले ही बताए हैं कि इसका मास जो है, इसके रिस्पेक्ट में इसका मास हाफ है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस डबल होगा, m1x1 इक्वल टू m2x2 से। तो आप समझ सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में इसका मास हाफ है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस डबल होगा। तो अगर ये x है तो ये 2x है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके बीच में डिस्टेंस दिए हुए हैं। डिस्टेंस जो है वो बोल रहा है कितना है, l है, ठीक है, वो दिए हुए था ना, कहीं पे दिए हुए था, ये वाला, ये l है जो कि दिए हुए, ठीक है। तो
एल को 3 भाग में बांट दीजिए, जिसका 2 पार्ट ये रख लेगा, 1 पार्ट ये रख लेगा, तो इसका हो जाएगा L/3, ये हो जाएगा 2L/3। तो ये मन में ही सोच करके आदमी लिख दे सकता है। और अगर दिमाग नहीं चलाना है तो फिर ऐसे करिए कि 2 बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास इससे कितना दूरी पर होगा, तो सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पर होगा, तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल मास, तो टोटल मास हो जाएगा 3m/2 इंटू इससे डिस्टेंस निकालना है तो इसके मास से मल्टीप्लाई करिए। कैसे भी करिएगा तब वही होगा, लेकिन इसमें क्या हुआ कि पेन चलाएं, इसमें दिमाग में ही कर लेते। अगर वैसे हैबिट है तो होना ही चाहिए। तो ये वाला हो गया। तो अब एक तरह से क्या हो गया कि ये भी सर्किल में घूमेगा जी, सर्किल में फुल सर्किल नहीं होगा लेकिन जब तक चलेगा सर्किल में ही चलेगा। और ये भी है जो कि सर्किल में चलेगा। तो ये जिस सर्किल में चलेगा, सर्कुलर पाथ में चलेगा, उसका रेडियस L/3 होगा। और ये जिस सर्कुलर पाथ में चलेगा उसका रेडियस 2L/3 होगा। तो देखो टेंशन निकालना है तो अगर यहाँ पर T लिखोगे तो इसका मास ओमेगा तो दोनों का सेम होगा, तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर जब करोगे ना तो ये लोगे। अब इसके लिए करोगे तो ये मास और ओमेगा दोनों के लिए सेम होगा, और आर जब करोगे तो ये लोगे। तो ये समझ लेना, या तो इसको उठाओगे तो ये आर लोगे, इसको उठाओगे तो ये आर लोगे, कैसे भी करोगे तो वही आएगा। खैर छोड़ो। तो हम लोग को अगर टेंशन निकालना है छोटो, तो टी का वैल्यू, टी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर उसको पकड़ते हैं तो m ओमेगा स्क्वायर और उसका दूरी L/3। मतलब अगर ये कैलकुलेट कर लेंगे तो टेंशन निकल जाएगा। अच्छा एक चीज़ समझना, अगर कोई इसको पकड़ता है, देखो ये वाला हाफ होता है, ये डबल होता है, मल्टीप्लाई होकर के फिर यही रह जाता है। तो वो तो किसी को भी पकड़िएगा तो वही हो जाएगा और ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। तो टेंशन निकालना है तो चूंकि सर्किल में चल रहा है जी, ये वाला सर्किल में चलेगा जब तक चलेगा। तो कहने का सेंस क्या है कि आप थीटा नॉट से छोड़िएगा तो जब ये ऐसे आएगा तो मीन यहाँ पर जब होगा तो उस समय कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, ओमेगा होगा। तो टेंशन कैसे निकलेगा, तो m ओमेगा स्क्वायर आर से। अब ओमेगा निकालना काम हो गया, तो ओमेगा निकाल लेंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ये सब थ्योरी में ही बता दिया जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगेगा कि जब वहाँ पर था तो हाफ के थीटा नॉट स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी 0 था, और जब यहाँ पर आया तो केवल काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0। तो यहाँ पर आएगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा, तो हाफ आ सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो होगा एक्सिस पास करेगा उसके अबाउट आई, तो हाफ आई हो जाएगा म्यू आर स्क्वायर। चलो यहाँ लिख देते हैं म्यू आर स्क्वायर, पहले इसे कर देते हैं, आ इंटू ओमेगा स्क्वायर। समझ रहे होगे। अदरवाइज एनर्जी में तुमको क्या करना पड़ेगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर और इसका भी हाफ एम वी स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ोगे तब भी आएगा। कई एक मेथड एनर्जी कंजर्वेशन में दूध खुल जाएगा। मेथड तो बहुत सारा बताया जा सकता है ना। तो यहाँ से क्या है कि बस खाली कंसेप्ट खुला हुआ रहना चाहिए, तो फिर मेथड का कमी थोड़ी है। तो ये बराबर हो जाएगा म्यू, तो म्यू हो जाएगा किसके बराबर, m1 इंटू m2। भाई ये समझ में आ रहा होगा कि 2 बॉडी रहता है, उसके सेंटर ऑफ मास से पास करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यू आर स्क्वायर बढ़ता है। तो म्यू हो जाएगा m1 इंटू m2 m²/2 बाई m1 प्लस m2। तो हो गया 3m/2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया m/3 आ गया। हाँ m/3 आ गया। तो ये हो गया m/3 और r स्क्वायर, तो r तो टोटल डिस्टेंस l होगा इसका। म्यू आर स्क्वायर में ये वाला दूरी होता है जी, तो ये वाला हो गया ओमेगा स्क्वायर। अब आपको टेंशन कैलकुलेट करना है, तो टेंशन को कैलकुलेट करते हैं T = अब देखो यहाँ से देखो एक तो मेथड क्या होगा कि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकालो यहाँ पुट करो, लेकिन उससे स्मार्ट क्या होगा कि m ओमेगा स्क्वायर L/3 ना है, तो m ओमेगा स्क्वायर L/3 अगर देख लिया जाए तो L को इधर फेंक दोगे तो वही वाला बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर होगा k थीटा नॉट स्क्वायर बाई L के, यही वाला हो गया। तो k थीटा नॉट स्क्वायर बाई L ये वाला हो गया। ठीक है। हाँ अगर तुमको एसचेम वाला प्रॉपर्टी से बनाना है तो थोड़ा सा दिमाग चलाना। एसचेम वाला प्रॉपर्टी में क्या है कि ये थीटा नॉट से रोटेट किया है, जब छोड़ेगा इसका मतलब ये वाला एंगुलर एम्पलीट्यूड हो गया। तो जब ये घूम कर करके आएगा तो ये एक तरह से क्या हो गया कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी देगा। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी तो मैक्सिमम होता है, तो पहले तुम इसका क्या करो कि वेलोसिटी ही निकाल लो। तो वेलोसिटी ऑफ m, चलो यहाँ लिख देते हैं मेथड 2। हालांकि ये मेथड 3 है, कहे कि एनर्जी कंजर्वेशन भी 2 ढंग से लग सकता था, तो 2 मेथड तो यहीं पर हो जाता एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये मेथड 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका वेलोसिटी, तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा ओमेगा,
तो ओमेगा, ओमेगा कौन, यहाँ अब एंगुलर वेलोसिटी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एसएम से डील कर रहे हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है अंडर रूट के बटा आई। तो आई जो होता है वो तो अभी कैलकुलेट किए ही थे, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 है, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 अंडर रूट के बाई आई, यही ना होता है जी ओमेगा। तो भी का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा इंटू ए, ओमेगा इंटू ए। तो ए कौन वाला हो गया, ये वाला। तो ये वाला किसके बराबर हो गया, आर थीटा के बराबर। तो एल बाई 3 इंटू थीटा, तो एल बाई 3 इंटू थीटा। थ्योरी अगर पढ़े हुए होंगे तो पता चल रहा होगा आपको। तो ये वाला हो गया। और अब उसमें क्या करना है, हमको टेंशन निकालना है। तो टी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इसके लिए भी कैलकुलेट करते थे, फिर इसके लिए हम लोग भी निकालते। तो टेंशन कितना हो जाएगा, तो एम भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा कितना, के, ये वाला भी ऊपर में चल जाएगा 3 एम एल स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा एल स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर बाई 9। तो एम भी स्क्वायर बाई एल, तो एल का वैल्यू कितना हो गया, एल बाई 3, एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। अब इसको देख लीजिएगा, तो ये 3 ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, के थीटा नॉट स्क्वायर बाई एल। तो इधर से भी देखिए, तो ये वाला क्या हो गया, एसएम वाला सा है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और सर्कुलर मोशन, ये पूरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, ये सर्कुलर मोशन वाला था, ठीक है। उसको कंबाइंड किए तो ये आया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बताया ही कि हम लोग सेंटर ऑफ मास वाला हम डायरेक्ट किए, तो ये वाला यूज कर लिया। अगर सेंटर ऑफ मास वाला हम डायरेक्ट यूज नहीं करते तो फिर इसका हाफ एम भी स्क्वायर लिखते, इसका हाफ एम भी स्क्वायर लिखते हैं और उसी ढंग से डील करते हैं। तो अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तब समझ में आएगा, थ्योरी नहीं पढ़े हुए हैं तो फिर पता नहीं चलेगा। चलो अब आगे देखो, ये क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि एन एल शेप्ड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ थिन रड्स of uniform mass density is suspended with a string as shown in the figure। माने इस स्ट्रिंग से ये L शेप्ड वाला जो है ना वो क्या कर रहा है, सस्पेंडेड है और डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है। कर रहा है इफ ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी बराबर है लेंथ और डेंसिटी बराबर है, तो ये योर शॉर्ट हो गए होंगे आप कि इसका मास अगर m है तब तो इसका भी मास क्या होगा, m होगा। कर एंड द एंगल मेड बाई ए बी विथ डाउनवर्ड वर्टिकल इज थीटा, ए बी है जो कि डाउनवर्ड वर्टिकल से एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो आपको बताना है कि कौन सही होगा। अब देखो इसको तुम जैसे ही देखोगे तो देखा हुआ टाइप तुमको लगेगा क्या। तो एक चीज तो सबसे पहले इसका बनाने का 2-3 मेथड। एक मेथड तो ये तुम कर सकते हो कि तुमको पहले ही पढ़ाया जाता है कि अगर स्ट्रिंग से किसी भी बॉडी को अगर आप हैंग करते हैं तो इस सिस्टम का नेट सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर रहेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आज पूछे, कल पूछे, परसों पूछेगा जरूर कि अगर कि ऐसे का हम नहीं बता रहे हैं, अगर कह रहे हैं कि ऐसे करके ऐसे ऐसे भी रहता ना, फिर भी हर हालत में वो उसी ढंग से अपने आप को एडजस्ट करेगा कि सेंटर ऑफ मास जो है ना वो स्ट्रिंग से पास होने वाले पॉइंट के, माने सेंटर ऑफ मास जो होगा इसका, तो स्ट्रिंग से वर्टिकल लाइन खींचिएगा ना तो सेंटर ऑफ मास उसी पर कहीं ना कहीं रहेगा, ठीक है। ये एक कॉमन टाइप होता है जो आपको पहले ही से ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, अगर ऐसे ऐसे करके 2-4 गो और देता फिर भी सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर रहता, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। तभी तो क्या होगा कि नेट सेंटर ऑफ मास का जो टॉर्क होगा ना mg वाला, वो वाला यहाँ से पास करेगा तो इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इस दोनों का भी सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हर हालत में इसी लाइन पर लाई कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ऐसा समझना, इस दोनों का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो अगर इससे परपेंडिकुलर अगर ये x1 दूरी पर है m1 और ये वाला इससे, देखो नेट सेंटर ऑफ मास यहां पर है तो एक इधर है तो फिक्स है कि दूसरा उधर रहेगा, तो दूसरा उधर रहेगा और ये दूरी है जो कि मान लो x2 है, तो ये m1 x1 बराबर होगा m2 x2 का, तभी सेंटर ऑफ मास यहां पर रहेगा। ये तो थ्योरी में ही पढ़ाया जाता है। और यहां पर देख रहे होगा चूंकि मास बराबर है तो कहने का सेंस क्या है कि x1 x2 के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ कि इस रड का सेंटर ऑफ मास जितना इससे इधर है
इस रड का सेंटर ऑफ मास उतना ही इससे उधर होगा, परपेंडिकुलरली ही। अगर ये आप प्रूव कर दिए, इसका मतलब ये प्रूव कर दिए कि सेंटर ऑफ मास इस पर है, और जब सेंटर ऑफ मास इस पर है इसका मतलब इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधे इसका सेंटर ऑफ मास इससे जितना इधर है, इसका सेंटर ऑफ मास इससे उतना ही अगर उधर प्रूव कर दिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। प्रूव करना क्या है, वो एक कंडीशन है। हम लोग कोई भी चीज पूछता है तो सोल्व थोड़ा ही करते हैं, जो कंडीशन दिया उसे प्रोसीड करिए, आप वहां पहुंच चुके होते हैं। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है कि इसका सेंटर ऑफ मास तो होगा यहां पर L/2 दूरी पर। ठीक है, तो इससे परपेंडिकुलर दूरी यही ना होगा जी, तो ये परपेंडिकुलर दूरी होगा तो कितना हो जाएगा, देखो तो ये तो 90 डिग्री हो गया, तो ये L/2 है, ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा L/2 साइन थीटा, तो ये हो गया L/2, चलो ये मेथड 1 है। ठीक है, L/2 साइन थीटा। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तब तो चूंकि मास बराबर है, अगर मास अलग अलग होता तो m1x1 बराबर करते m2x2 के, मास सेम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो इधर हो गया इतना डिस्टेंस, तब तो इसका भी सेंटर ऑफ मास देखो, ये वाला दूरी यहां से होगा L/2, लेकिन हमको कैलकुलेट कहां से करना है कि इससे परपेंडिकुलर दूरी कितना है, मतलब ये दूरी कितना है, वो वाला इसके बराबर करना है। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि यहां से आप क्या करिए ना कि ऐसे कर दीजिए, परपेंडिकुलर डाल दिए, तो ये दूरी अगर आप निकाल लिए तो हो जाएगा क्या कि अरे ये दूरी पर इस रड के सेंटर ऑफ मास का इस लाइन से परपेंडिकुलर दूरी तो ये ना है जी, ये है, मतलब ये, तब ये कैलकुलेट करना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस टोटल में से अगर इसको हम लोग हटा ले तो ये वाला मालूम हो जाएगा। तो ये टोटल कितना है, तो ये L/2 है। अच्छा, ये थीटा होगा, देखो कैसे, इसके परपेंडिकुलर ये है, इसके परपेंडिकुलर ये है, तो ये थीटा है, तो ये थीटा है। अगर कम दिमाग लगाना है तो थीटा है, तो 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है। जैसे चलना वैसे चलो। तो कहने का सेंस क्या है, ये L/2 है, ये थीटा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ तो हो जाएगा L/2 cos थीटा, ये वाला। इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये वाला तो निकल जाएगा इस ट्रायंगल से कि ये राइट एंगल है, ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये L है, तो ये वाला हो जाएगा कितना, L साइन थीटा। आई होप आप समझ रहे होंगे, वहां पर आप देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा। अब इसी को डील कर लेना है आपको। ये कर दिए ना m1x1 = m2x2, इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास इस पर आ गया। कभी ना कभी थ्योरी जरूर पूछेगा, बार बार बोल रहे हैं कि इस ढंग का 4-5 ऐसे लटका देगा, बोलेगा कि बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो अगर स्ट्रिंग से लटकाए हैं तो सेंटर ऑफ मास हर हालत में उसी के वर्टिकली डाउन में होगा, वही इक्विलिब्रियम दे ही सकता है। तो चलिए इसको डील करिए, L से L कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2 है ना, चलिए ना इसको कैसे भी कर लीजिए। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, इधर आ जाएगा साइन थीटा, 3 sin θ/2, या cos θ/2, 2 से 2 कट गया, तो साइन थीटा इधर था, cos थीटा, चलो लिख देते हैं 3 sin θ = cos थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, आपको दिया है tan थीटा के फॉर्मेट में, तो इसको इधर फेंक दीजिए, तो tan θ = 1/3। ठीक है, तो ये हो गया tan θ = 1/3, कौन है, ये वाला, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर टॉर्क वाला से अगर आप करना चाहते हैं, दोनों एक ही चीज, लेकिन वो विजन अलग अलग है। ठीक है, तो अगर टॉर्क वाला से आप करना चाहते हैं तो अब टॉर्क तो किसी भी ढंग से लगा सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क लगा के 0 कर सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क लगा के 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम 2 जगह लगा करके 0 करते हैं, और दोनों का बेनिफिट बताते हैं कि एक जगह का बेनिफिट क्या है तो लॉस क्या है, दूसरी जगह का बेनिफिट क्या है तो लॉस क्या है। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट देखिएगा तो इसके कारण तो टॉर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो mg लगेगा और यहां पर जो mg लगेगा उसके कारण टॉर्क निकालना, तो इसके अबाउट अगर टॉर्क निकालिएगा तो mg इंटू ये वाला दूरी, तो mg, और ये वाला दूरी ये वाला हो गया L/2 sin थीटा। ये बराबर, देखिए ये किधर करेगा, तो ऐसे करिएगा, रड ये है तो ये ऐसे रोटेशन देना चाहेगा, और ये वाला ऐसे करिएगा और इसके अबाउट करिएगा तो ये ऐसे देना चाहेगा, दोनों बैलेंस करेगा क्योंकि 2 ही तो लग ही रहा है। तो इसका हो जाएगा mg, और ये वाला डिस्टेंस करिएगा तो फिर इतना में से इतना घटाइएगा तो यही आ जाएगा, तो L/2 cos थीटा माइनस L sin थीटा।
ठीक है, एम जी से एम जी कैंसिल करिएगा, फिर देखिए यही रिलेशन आ गया, दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। एक्चुअली इंटरनली दोनों एक ही है, आउटसाइड से आपको दिख रहा है कैसा है, ठीक है। तो इसको डील कर लीजिएगा तो फिर से आप वही रिजल्ट पर पहुंच जाइएगा। चलिए हम उसमें क्यों नहीं टाइम दिया ना, कि हम एक दूसरा बताना चाह रहे हैं कि आप क्या करिए कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करिए। चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो किया जा सकता है जी। अगर एसिलरेटेड रहता था किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क आप नहीं निकालिएगा, क्योंकि अगर जैसे ही एसिलरेटेड पॉइंट के अबाउट टॉर्क आप निकाल लीजिएगा तो स्यूडो फोर्स भी अपना टॉर्क लगाने लगेगा। इसलिए क्या किया जाता है ना कि जनरली बच्चा क्या समझाया जाता है कि टॉर्क निकालो किस पॉइंट के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि स्यूडो फोर्स भी लगेगा तो सेंटर ऑफ मास पर लगेगा स्यूडो फोर्स, तो उसके कारण टॉर्क जीरो हो जाएगा, तुम बच जाओगे। ये दूसरा कंसेप्ट है, खैर छोड़ो। बस हम ओवरऑल इतना बताना चाह रहे हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा। तो इसके अबाउट की है तो ज्योमेट्री थोड़ा सा लगा, चलो इसके अबाउट करो। देखो मेरा दिमाग क्यों क्लिक कर रहा है कि इसके अबाउट बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसके अबाउट अगर देखोगे तो डिस्टेंस इसका mg का l/2 है, इससे देखोगे तो डिस्टेंस mg/l/2 है, और एक फोर्स यहाँ लग रहा है तो डिस्टेंशियल है। तो डिस्टेंस में लोचा नहीं, केवल थीटा में लोचा है। थीटा को तो तुरंत खोल लिया जा सकता है, समझ में आ रहा होगा तुमको। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, उसमें अब लिखेंगे ना तो पता नहीं चलेगा। तो ये ऐसा है और ये ऐसा है। तो यहां पर तुम अगर देखोगे, और इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे, ठीक है। तो यहां पर तुम अगर देखोगे तो इसका हो गया mg इस डायरेक्शन में, ये वाला दूरी हो गया l/2। तो इसको तोड़ोगे तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक इधर ब्लॉक तो कोई यूज नहीं है, तो केवल इधर होगा। और ये थीटा है तो ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि इसके अबाउट अगर देखोगे तो इस डायरेक्शन में कितना हो गया mg साइन थीटा, और दूरी l/2, इसीलिए तो उसको पकड़े हैं। तो हो जाएगा mg साइन थीटा इंटू l/2, और इस पॉइंट के अबाउट वो इस ढंग से रोटेशन दे रहा है, ठीक है। चलो mg को देखोगे यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है, ये डिस्टेंस है l/2, ठीक है। तो इसके कारण देखोगे तो एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, एक परपेंडिकुलर में टूटेगा। तो जब परपेंडिकुलर में तोड़िएगा तो एक चीज देख सकते हैं कि इसके पैरेलल ये, और इसके पैरेलल, इसके पैरेलल ये, और इसके पैरेलल ये, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर हो जाएगा mg cos थीटा। तो इसको देखिएगा, और वो भी है जो कि इसी फॉर्मेट में, इसको खींचिए ना तो इसके अबाउट ऐसे ही घुमाएगा, तो दोनों का सेंस सेम है। तब ये हो जाएगा mg cos थीटा इंटू l/2। इतना से इस वे में किया, लेकिन समझना जब पहले कर रहे थे तुम इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे थे तो इसका टॉर्क जीरो था, केवल इस दोनों का ले रहे थे। लेकिन इसके अबाउट करोगे तो इस दोनों का होगा, साथ ही साथ इसके कारण भी टॉर्क होगा। लेकिन बहुत झंझट नहीं। रीजन क्या है ना कि अगर पूरे सिस्टम को देखो तो 2mg लग रहा है तो ये हर हालत में 2mg ही लगा के बैलेंस कर रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो टेंशन होगा वो 2mg होगा। अब इसके कारण अगर यहाँ का अबाउट टॉर्क देखना है तो फिर से इसको तोड़ना पड़ेगा, इस इधर और उधर। अब ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसके परपेंडिकुलर ये है, इसके पैरेलल ये है, तो ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा है, तो क्या हो गया 2mg साइन थीटा हो जाएगा। तो अब इसके अबाउट देखिएगा तो ये ऐसे है, तो फोर्स इधर लग रहा है तो ये ऐसे घुमाना चाहेगा, और ये दोनों का ऐसे था तो दोनों का ऐसे था तो इसको जोड़ दिए, और चूंकि इक्विलिब्रियम में इसका मतलब इधर वाला बैलेंस कर रहा होगा। जब इधर वाला बैलेंस कर रहा होगा तो 2mg साइन थीटा इंटू एल हो जाएगा। टॉर्क देख लीजिए। तो इसमें क्या हुआ बेनिफिट, ये समझ में आया कि ये ज्योमेट्री हम लोग को लगाना नहीं पड़ा। मतलब सीधे कहने का सेंस क्या है कि एंगल को तोड़ते गए और एल के बारे में डायरेक्ट पता था, इसलिए एक चूंकि एक स्पेशल पॉइंट ये हो गया, तो ऐसे डील कर लिए हम लोग। अब इसको डील कर लीजिएगा आप। देखिए mg से कैंसिल हो जाएगा, एल से कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और 2 इधर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 साइन थीटा, उधर जाएगा 3 साइन थीटा। 3 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसको उधर फेंकिए, इसको इधर फेंकिए, तो आपको आ जाएगा क्या tan थीटा इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो इस ढंग से डील करते हैं।
ठीक है। तो ये दोनों टाइप जो होता है ना, ये बताया हुआ है, एक बार लास्ट में फिर से बोल दे रहे हैं। इसमें कभी ना कभी जरूर, हम तो अभी न्यूमेरिकल बना दिए उस पर, कभी ना कभी पूछा है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहना चाहिए, जानबूझ करके नौटंकी कर देगा, यहाँ कुछ ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा, मैंने तुमको बेवकूफ बनाने के लिए ना वो इधर उधर करेगा। लेकिन तुम क्या है कि एकदम डटे हुए रहना, क्या कि अगर स्ट्रिंग से किसी को हैंग करेगा तो शेप कैसा भी दे। जैसे कि हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं ना कि जगह है, यहाँ देखो, मान लो कि किसी दिन ऐसा देगा ना कि स्ट्रिंग से है जो कि ऐसे लटका दिया है, अब बोल देगा कि शेप जो है वो कुछ ऐसा किए हुए, बोलेगा कि बताइए ये इक्विलिब्रियम में है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, कहाँ पर होगा बताओ तो अगर ये स्ट्रिंग से लटका हुआ इक्विलिब्रियम में है, ये एकदम फिक्स है कि सेंटर ऑफ मास इससे जो वर्टिकली खींचोगे उसी पर होगा, तो फिक्स है कि इसी जगह पर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। आई होप तुम समझ रहे होगे, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। और इसको तो चूंकि एसएम है तो एसएम का तो कोई ऐसा सवाल ही नहीं है जिसको 2-3 मेथड से नहीं बनाया जा सके। एक तो एकदम परमानेंट रहता है कि एसएम वाला प्रॉपर्टी से बनेगा, और एक होता है जो कि कॉमन बनेगा। तो ये भी आपका क्लियर होगा। इसमें तो बहुत डाटा दे दिया है, ये सब डाटा हटा भी देता ना तो जितना पढ़ाया गया अगर वो दिमाग में रहता तब से बन जाता, ठीक है। तो इसको पूरा हम जान के इलेबोरेट किए ना कि ताकि तुम समझ सको, क्योंकि रिपीट करता है इस टाइप का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट करेगा, ठीक है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दिया हुआ है ए रड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज पिवोटेड एट वन एंड, यहाँ से पिवोटेड है, इट इज रेज्ड सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल, 30 डिग्री बना रहा है, एंड रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, उसको रेस्ट से रिलीज किया है, इट्स एंगुलर स्पीड व्हेन इट पासेस थ्रू द हॉरिजेंटल, इस यहाँ से रिलीज किया है तो करा है कि जब हॉरिजेंटल से पास करेगा तो बताइए कि एंगुलर स्पीड क्या होगा। इसमें सिंपली क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेंगे, वर्क पावर एनर्जी भी लगा सकते हैं, लगाइए वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाइए। तो क्या होगा कि इसका सेंटर ऑफ मास, जब बड़ा कोई भी बॉडी जब ऊपर नीचे होता है तो वर्क डन अगर mg कारण निकालते हैं तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो कहने का सेंस क्या है कि ये वाला तो हो जाएगा L/2, ठीक है। तो ये वाला है जो कि ये दूरी इतना ही ना नीचे आएगा ये, तो ये दूरी कितना हो जाएगा बताओ तो L/2 साइन 30 डिग्री, इसका मतलब हो गया L/4। तो जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो ये तो वर्क करेगा नहीं, तो केवल वही वर्क करेगा, तो वर्क कितना हो जाएगा mg इंटू डिस्टेंस L/4, अर्थ इतना वर्क किया तो ये बराबर होगा इसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पर से जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ आई तो इस पॉइंट के अबाउट, तो ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी 0 था। अरे इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है, वो ये वाला जो पिवोट किए हुए वो ये वाला हिंज लगा रहा है और एक ये लगा रहा है, तो वर्क तो केवल mg के कारण होगा, इसके कारण तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट है नहीं। अब इस यहाँ पर वर्क होगा तो बड़ा बॉडी का किसी भी बड़ा बॉडी का जो वर्क होता है mg के कारण, तो सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट से होता है। तो जब ये हॉरिजेंटल हो जाएगा सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कितना ही ना डिस्प्लेस होगा जी, वर्टिकली, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आप, तो जो वर्क डन होगा वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ आई इस पॉइंट के अबाउट इंटू ओमेगा स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कुछ है नहीं, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर निकालना है, ओमेगा निकालना है आपको, तो इसको इधर फेंक दीजिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 3g/2, ये वाला हो जाएगा L का रूट, ये हो जाएगा ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया, 3g का वैल्यू 10, 2 L का वैल्यू 50 मैंने 1/2, तो ये हो गया √30। √30 कौन है, ये वाला कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं। दिया हुआ है कि 2 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स ऑफ मास m एंड रेडियस r each are stuck on 2 ends of a rod of length 2r and mass m। ये बोल कह रहा है कि रड है जिसका मास m है और स्फेयर है उसका भी मास m है, इसका लेंथ 2r है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, ठीक है। ये बोल रहा है कर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सेंटर ऑफ रड। तो इस रड के सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पहले तो तुम सिंपल ढंग से बनाओ
सिंपल ढंग से बनाने में इस पर कुछ है नहीं। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इसका निकाल दोगे, और इसके अबाउट अगर स्फीयर का निकालना रहेगा तो पहले सेंटर ऑफ मास से पास करोगे स्फीयर से, और उसके बाद फिर क्या करोगे, शिफ्ट करोगे तो इसके अबाउट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ समझने वाला बात है, डायग्राम देखो दिया है ऐसा करके तो लगेगा हॉलो टाइप का, लेकिन एक बात समझना जी, स्फेरिकल बॉल्स क्या यहाँ पर डिस्कस किया है कि हॉलो स्फेयर है या सॉलिड स्फेयर है, ये डिस्कस किया है क्या? नहीं किया है। तो जब डिस्कस नहीं करता तो आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड स्फेयर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान रहना चाहिए कि जब नहीं बोलता है ना तो क्या लेना है, ये ध्यान रहेगा तब क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज उलझा देगा। पता चला कि हॉलो बना के भी, हॉलो से तुम बनाए हॉलो मान करके, और पता चला एक ऑप्शन मैच कर गया। ऑप्शन मैच कर गया तो फिर तो सवाल ही नहीं होता है कि तुम दोबारा क्वेश्चन पर वापस आओ। तो ये सब चीज़ को तुम ध्यान रखना। तो स्फेरिकल बॉल्स के बारे में कुछ बोला नहीं है तो हम लोग क्या लेंगे, सॉलिड स्फीयर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब कुछ है नहीं इसमें। आई का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है आपको तो रड का हो जाएगा इसके सेंटर के अबाउट, तो हो जाएगा ml², तो l का वैल्यू हो जाएगा इतना /12। ये हो गया किसका, इसका हो गया। अब आपको इसके अबाउट जो है वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है। तो पहले क्या करिएगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास से निकालिएगा और फिर शिफ्ट करिएगा। अच्छा, ये दूरी देखिएगा छोटू, तो इसका लेंथ 2r है, तो ये हो गया r, और ये वाला भी लेंथ जो है, ये वाला भी तो r ना है, ये भी r हो गया। तो एक तरह समझ जाइए, तो शिफ्टिंग जब करिएगा तो 2r से शिफ्टिंग करना पड़ेगा। तो चलिए सॉलिड स्फीयर का निकालिए इसके सेंटर ऑफ मास से। पहले हम लोग इसके अबाउट निकाल लेंगे और उसके बाद शिफ्ट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा m सॉलिड स्फीयर का जी, तो सॉलिड स्फीयर का जो होगा वो हो जाएगा 2/5 mr²। ठीक है, ये हो जाएगा किसके अबाउट, इसके अबाउट। इसको शिफ्ट करिएगा यहाँ से, तो ये बराबर हो जाएगा m2r का स्क्वायर। इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस स्फीयर का इसके अबाउट। सिमेट्रिसिटीज देखिएगा तो इसका भी उतना ही होगा, क्योंकि इसका भी यहाँ से कैलकुलेट करिएगा और शिफ्ट करिएगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, × 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को डील कर लीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4mr²। अच्छा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो mr²/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर से देखिएगा आप तो हो जाएगा 4, तो यहाँ से करिएगा तो हो जाएगा कितना 22, तो ये हो जाएगा 22 4, तो कितना हो गया 44 mr²/5 हो गया। ठीक है, अब इसको डील कर लीजिएगा, तो इसको डील करिएगा तो 5 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, तो 3 जब यहाँ पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 और 12 132, 132 और 5 कितना हो गया 137/5 mr²। देखिए तो कहीं पर है 15 होगा, ये वाला 15 है। ठीक है, तो 137/15 mr², तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ गए, इसको इधर ले गए, तो ये यहाँ पर आया। ठीक है, अच्छा, तो ये एक जनरल मेथड है, इस ऐसे तो सब बनाता है। अगर एक दूसरा से चलिएगा आप तो कोई स्मार्टली इसको ऐसे कर सकता है कि वो क्या करेगा ना कि पहले इसको पॉइंट मान लेगा, तो पॉइंट मान लेगा तो उस दो का उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो इसका पॉइंट यहाँ रख देगा, इसको यहाँ पर रख देगा, तो उस दो का सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब करेगा तो आई का वैल्यू हो जाएगा μr² के बराबर, और आर हो जाएगा, ये 2r है, ये r है, ये r है, 3r और 4r, तो वो क्या कर देगा μr², इतना हो गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, उस दोनों का। ठीक है, अब उस दोनों का हो गया, अब उस दोनों का इंडिविजुअल भी होगा। अब उस दोनों का इंडिविजुअल जो होगा तो ये वाला हो जाएगा 2/5 mr², एक का अपने अबाउट, इसका भी हो जाएगा इतना प्लस, और अब रड का देख लीजिए इसके अबाउट, तो हो जाएगा m2r² आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आ जाता तो मजा आ जाता है। इसमें कुछ किया नहीं जा रहा है, ये थोड़ा सा फिजिकली फील करके किया जा रहा है कि अगर ये पॉइंट होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता, तो μr² प्लस
अब चूंकि ये पॉइंट नहीं है तो इसका खुद के अबाउट भी होगा, तो खुद के अबाउट होगा तो ये होगा एक का, उतना ही होगा दूसरा का, तो इसका हो गया। अब फिर रड का निकाल लिए तो इतना हो गया। तो जनरली देखिएगा सब जगह पर, बुक में हो चाहे आप पढ़ते होंगे इसी ढंग से, लेकिन ये भी एक मेथड होता है, ठीक है। और नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, तो इसको ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर कैलकुलेट करिएगा तो वही उतना ही आ जाना चाहिए, हम करके दिखा भी सकते हैं। तो म्यू हो गया, तो इसका तो क्या हो गया, मास बराबर है तो एम एम है तो m/2 हो गया ये, तो ये m/2 हो गया, ये 16 हो गया, तो ये हो गया 8mr², 8mr², ये m/2 हो गया, करिएगा इतना आ गया, प्लस ये वाला हो गया 4/5mr² प्लस, और ये वाला अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा mr²/3, ठीक है। अब इसको आप डील कर लीजिएगा, तो चलिए इसको एक बार में हम लोग लिख लेते हैं। तो ये वाला हो गया 15, तो 15 से 8 होगा 120 हो जाएगा, 120, और ये वाला होगा 12, कितना हो गया 132, और ये वाला हो गया 5, कितना हो गया 137, तो 137 mr²/15। देखिए ये वाला आ गया। तो ये थोड़ा सा मैंने ये सब बनाने पर ना थोड़ा सा गुड फील होता है, या फील गुड होता है जो आप बोलिए, ठीक है। चलिए खैर आप ये बना सकते हैं, इसमें तो कोई झंझट नहीं है, ये तो चलो अब आगे देखते हैं। दिया हुआ है कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज कट फ्रॉम ए थिन सॉलिड शीट ऑफ वुड, ठीक है। मतलब एक वुड का शीट था, उससे क्या किया गया कि इक्विलेटरली कट किया गया, मतलब ये वाला समझ रहे होंगे, ये लैमिना होगा, ये रड का नहीं बना हुआ है, लैमिना यहाँ मटेरियल भरा हुआ होगा। बोल रहा है DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड एज शोन, मतलब DEF है जो कि इसके साइड का मिड पॉइंट है, एंड G इज द सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ये G जो है ये पूरे ट्रायंगल का सेंटर है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू G एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल इज I0, मतलब कह रहा है कि इस ट्रायंगल के सेंटर ऑफ मास से मैंने G से पास हो रहा है, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे का वो जो है कितना है I0 है। और कह रहा है कि इफ द स्मॉलर ट्रायंगल DEF इज रिमूव्ड, DEF इसको क्या कर दिया गया, अब रिमूव कर दिया गया, तो बोल रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग फिगर, मतलब इसको जब आप रिमूव कर दीजिएगा तो आपको कौन सा पोर्शन दिखेगा, केवल इतना पोर्शन आपको दिखेगा, शुरू में पूरा था फिर इसको रिमूव करिएगा तो उतना पोर्शन दिखेगा। तो कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए सेम एक्सिस, मतलब इसी से जो पास हो रहा है ना उसके अबाउट, ठीक है। और वो जो है कितना है I है, मतलब पहले क्या था कि इस एक्सिस के अबाउट I0 था, बाद में जब इसको हटा दिया गया तो इस एक्सिस के अबाउट कितना बोल रहा है I है, तो बोल रहा है I का वैल्यू क्या होगा। इसको भी दो ढंग से बनाया जा सकता है। एक तो क्या हो गया कि आपको याद रहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सेंटर ऑफ मास से जब जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ma²/12 के बराबर होता है, ठीक है। तो आप उसको डील करिए। तो I0 जो दिया हुआ है वो किसके बराबर है, तो इसका मास नहीं दिया है तो मान लेंगे, तो मास हो गया m, लेंथ भी मान लेंगे a, तो ma²/12 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि I का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो I का वैल्यू हो जाएगा बाद वाला का कितना हो जाएगा, तो इसके अबाउट पूरा में से इसका हम लोग घटा ले तो पूरा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो पूरा तो था इतना माइनस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले। अब इसके मोमेंट ऑफ, ये भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तो दिख रहा होगा ना कि मिड पॉइंट है, तो ये वाला ये वाला ये वाला ये तीनों बराबर हो गया, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा है क्या, इसका मास इसका A/12, समझ में आ रहा है। तो इसका मास कैसे कैलकुलेट होगा, तुम ऐसे सोच सकते हो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हो गया 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक चीज और समझना, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो ये भी था 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है ये वाला, और ये दोनों साइड है जो कि बराबर है, ऐसे समझे, ये 60 डिग्री है, ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी बराबर होगा, तो हर हालत में ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, तो कॉमन सेंस की बात है। आप देखिए बड़ा आसान से देख सकते हैं, ये 60 है और ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो बराबर होगा,
तो इसका मतलब क्या, ये 60 है तो इसका मतलब ये x है तो 2x हो गया 120 डिग्री, तो x हो गया 60 डिग्री। मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि अगर ये a/2 है, ये पूरा a माने है तो ये a/2 है तो ये भी a/2 ही होगा, और ये a/2 है a/2 है a/2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले तो अगर इसका मास के बारे में आप बात करिए तो मास होगा जो क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो क्या हो गया कि साइड लेंथ हाफ हो गया तो एरिया तो 1/4 हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि इसका मास जो है वो टोटल का मास का 1/4 होगा। एक हो गया वैसे देखना, एक ऐसे भी देख सकता है कि जैसा ये ट्रायंगल वैसा ही ये, वैसा ही ये और वैसा ही ये, तब पूरा का जितना मास होगा तो ये तो 1/4 ऐसे भी दिख रहा होगा। आप किसी भी ढंग से जाइएगा आपको वही दिखेगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो साइड लेंथ इसका है ना, ये a/2 होगा। क्यों? क्योंकि ये a/2 है, ये a/2 है, प्रूव हो चुका है। क्या ये प्रूव हो चुका है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये a/2 ये a/2 तो ये भी a/2 होगा, और a/2 होगा तो मास 1/4 हो जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट डायग्राम में भी दिख रहा होगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि मास हो गया 1/4, साइड हो गया हाफ, इतना का स्क्वायर बाई 12, इसको आप कर लीजिएगा। तो इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं आप कि ये हो गया, चलिए ठीक है करो। तो यहाँ से कितना हो गया कि ma² को कॉमन ही कर लो, तो यहाँ तो 1 बच गया, ma² कॉमन हो गया, तो यहाँ पर से कितना बच गया, ma² को, तो यहाँ से हो गया 1/16, तो 1 - 1/16 तो ये हो गया 15/16 हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? अब आपको i का वैल्यू बताना है कितना होगा, तो ma² ना था जी I0, तो ma² के जगह पर I0 पुट कर दो, तो इतना हो गया, इतना हो गया। तो देख लो किसी से मैच कर रहा होगा, इससे मैच कर रहा है तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको कोई और भी कर सकता है। कैसे कि मान लो कि फॉर्मूला नहीं याद है, देखिए ma² इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है, ये याद है तब तो तुम ऐसे बना लोगे। अगर जो मान लो कि तुमको फॉर्मूला नहीं याद है, ठीक है, तो फॉर्मूला नहीं याद है तो तुम बिना पेन उठाए भी इसको बना सकते हो। कैसे बना सकते हो कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा कोई कांस्टेंट। अरे किसी के भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कांस्टेंट इनटू उसका मास और उसका जो लेंथ होगा या रेडियस होगा उसके स्क्वायर के हिसाब से लिखा जा सकता है। तो बिना पेन उठाए बनाना है तो इसको तुम कैसे बना सकते हो कि इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा k इंटू एम इंटू इसका लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो ये हाफ हाफ हो गया है, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ये a/2 है तो ये a/2 है तो ये भी a/2 है। तो ये तुमको समझ में आ गया कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के हिसाब से इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड हाफ होगा तो मास 1/4 होगा। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका तुम निकालो तो तुम सोचोगे कांस्टेंट इंटू मास इंटू साइड लेंथ का स्क्वायर, तो कांस्टेंट तो उतना ही रह गया, मास हो गया 1/4। ठीक है, और साइड हो गया जो कि हाफ हो गया तो उसका स्क्वायर करोगे तो ये भी 1/4, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/16 टाइम्स हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? 1/16 टाइम्स इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ट्रायंगल का, तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो 1 - 1/16 मतलब 15/16 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, तो 15/16 इंटू इनिशियल I0। तो आप बिना पेन उठाए भी बता सकते थे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 15/16 I0 हो जाएगा। अगर आप डील कर सकते हैं तो इस ढंग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर याद है तो दिमाग नहीं भी चलेगा तो बन जाएगा नहीं, और अगर नहीं याद है और दिमाग चल रहा है तब तो और बिना पेन उठाए भी बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आई होप क्लियर हो गया होगा, कुछ था नहीं इसमें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है कि ए सर्कुलर डिस्क D1 ऑफ मास M एंड रेडियस R हैज 2 आइडेंटिकल डिस्क D2 एंड D3, मतलब D2 D3 एकदम आइडेंटिकल है इसके। ठीक है, जिसका मास भी M ही है और रेडियस भी क्या है, R है। ठीक है, अटैच्ड रिजिडली एट इट्स अपोजिट एंड, मतलब इस डिस्क के अपोजिट एंड पर क्या है, जो अटैच्ड है, जैसा फिगर में दिख रहा है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस ओ डैश,
ओ डैश एक्सिस है ना, इससे के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सिस्टम का थ्रू दिस सेंटर ऑफ D1, माने D1 के सेंटर से पास कर रहा है ये वाला, ठीक है। ये एक्सिस है जो D1 के सेंटर से पास कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाला तुमको दिख रहा होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कुछ ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो देखो आई नेट तो तुरंत निकल जाएगा। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा तो इसका तो देखोगे तो ये डिस्क ऐसा है, ये ऐसे है, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा तो हो जाएगा इसका mr²/2 इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इसका। फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो एक चीज़ तो तुम देख सकते हो कि पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम निकालोगे, उसके बाद है जो कि शिफ्ट करोगे। ये वाला तो क्या हो जाएगा, किसके प्लेन में हो जाएगा, ये ऐसे ना है जी। तो पहले इसके अबाउट निकालोगे, मैंने प्लेन में डायमीटर से पास करेगा और फिर शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/4 अपने सेंटर ऑफ मास से जो पास करेगा और प्लेन में, और इसको शिफ्ट करिएगा तो ये बराबर हो जाए प्लस किसके हो जाएगा m, और ये डिस्टेंस r है तो r²। इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इसका इसके अबाउट। असिमेट्रिसिटीज तुम देख सकते हो कि इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट उतना ही होगा, तो इंटू 2 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो, तो ये हो गया mr²/2 और ये कितना हो गया, तो 4 यहाँ पर गया तो 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 5mr²/2 हो जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ गया, 5/4 हुआ, कट करके इतना हो गया। तो ये डायरेक्ट हो गया कितना, 6 में 2 से डिवीजन हो गया तो 3mr², इतना ही होगा। तो 3mr² है कहीं पे, हाँ है, तो इससे मैच कर गया, ठीक है। और अगर एक और मेथड होता है जो शायद तुमको पता नहीं चल पाए, लेकिन एक मेथड इसका क्या होगा कि पहले क्या किया जाएगा कि इसको चिपका देगा यहाँ पे, और देखो इसका मेथड 2 बता रहे हैं, ये समझ में आएगा, ठीक है। नहीं भैया एथलाइट है तो इसका आई नेट जो होगा ये पहले इसको चिपका देगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा μr², तो म्यू हो जाएगा m/2 और r² हो जाएगा, तो r है 2r, तो ये वाला हो जाएगा 4r², ये वाला, ठीक है। तो इतना हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस दोनों का। फिर खुद में ही करेगा तो हो जाएगा mr²/4, और जैसा इसका वैसा ही इसका, तो ये हो जाएगा 2 प्लस अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, mr²/2, जोड़ करके देखो उतना ही आएगा। तो यहाँ से ये वाला 2 हो गया और यहाँ से 2 हो गया, तो mr²/2 mr²/2 mr² और 2mr², कितना हो गया 3mr²। तो ये वाला डील हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दिया हुआ है कि टू मॉप क्लीन ए फ्लोर, ए क्लीनिंग मशीन प्रेसेस ए सर्कुलर मॉप है, ठीक है, ऑफ रेडियस r वर्टिकली डाउन विथ ए टोटल फोर्स F, मतलब सर्कुलर मॉप है, मतलब डिस्क टाइप का समझ लो एक तरह से, उस पर वर्टिकली टोटल फोर्स F लगाया जा रहा है एंड रोटेट्स इट विथ ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट इट्स एक्सिस, और उस एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है कि इसको प्रेस कर दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद इसको रोटेट किया जा रहा है। ओमेगा कांस्टेंट दिया दे रहा है कि इफ फोर्स F इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, जो भी फोर्स लगा वो सब जगह पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द मॉप, एंड इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मॉप एंड फ्लोर इज म्यू, ठीक है, द टॉर्क अप्लाइड बाय द मशीन ऑन द मॉप इज, मतलब ये बोल क्या रहा है कि ये एक सर्कुलर है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे करते हैं, सर्कुलर मॉप है जो कि क्लीन करता है, तो इस पर प्रेस किया गया, ठीक है, मतलब ये एक डिस्क टाइप का है जिस पर क्या कर दिया गया है कि F से प्रेस किया गया और इसको घुमाया जा रहा है। तो बोल रहा जिस सरफेस पर रखा हुआ है उसका फ्रिक्शन और इसके बीच में म्यू है, तो बोल रहा है कि टोटल टॉर्क मशीन को कितना लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं कि इस पर टोटल टॉर्क कितना लगेगा। नेट टॉर्क इस पर 0 होगा तभी तो इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा जो कि कांस्टेंट होगा, तो जितना सरफेस लगाएगा एकदम जस्ट उतना ही से मशीन भी लगाएगा उल्टा डायरेक्शन में, ताकि नेट
टॉर्क जीरो हो रहे हैं। तो सरफेस जितना लगाएगा उतना ही मशीन लगाएगा। तो मशीन कितना लगाएगा, तो सरफेस जितना लगाएगा इस मॉब पर उसको कैलकुलेट करेंगे। और इसमें ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे कि अच्छा इसमें एक चीज़ देखिएगा कि चूंकि टॉर्क का बात किया है, तो टॉर्क का बात किया है तो यहाँ से कुछ दूर पर जाइएगा तो फोर्स तो सब जगह पर यूनिफॉर्मली लगभग बराबर ही लगेगा। किसी छोटे पोर्शन को लोगे तो, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई छोटा सा पोर्शन ले लो तो फोर्स तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नॉर्मल भी लगेगा, वो तो यूनिफॉर्मली ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे दूर जाओगे तो आर बदलेगा ना जी, और आर बदलेगा तो टॉर्क बदलेगा। मैंने ये समझ में आ रहा है कि अलग अलग पोर्शन पर टॉर्क वेरिएबल होगा। यहाँ से कुछ दूरी आर दूरी पर जाओ, कुछ छोटा सा पोर्शन लिखो पकड़ो, तो जितना फोर्स लग रहा है तो कहने का अर्थ क्या है कि उसी के हिसाब से वहां पर नॉर्मल भी लगेगा। तो हर छोटा पोर्शन पर नॉर्मल उतना ही लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन का भी वैल्यू म्यू इंटू एन होगा, वो तो हर छोटा पोर्शन पर उतना ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आर दूरी पर जब जाओगे ना तो टॉर्क लिखोगे तो फोर्स इंटू आर, तो फोर्स तो हर छोटा पोर्शन पर कांस्टेंट होगा, लेकिन टॉर्क आर के कारण टॉर्क बदलेगा अगर छोटा सा पोर्शन लेते हो तो डिस्क में अगर कोई भी चीज बदलते रहता है तो हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं कि पहले आर दूरी पर जाइएगा और उसके बाद फिर क्या करिएगा, डी आर पोर्शन लीजिएगा आप। ये डी आर बहुत पतला होगा, हम लोग ऐसे लिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस डी आर पोर्शन पर टॉर्क निकालेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो गया होगा बताओ तो एरिया तो इसका हो जाएगा, अगर इसका आर अगर कर दीजिए तो एरिया इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर। ये थिकनेस तो है जो कि कितना है, ये थिकनेस जो है ये तो डी आर थिकनेस है, तो एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर। पेंट इतना से कर दिए और उतना ही सब जगह करना है, तो डी आर मतलब इतना एरिया हो जाएगा इस पर, ठीक है। तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, जितना फोर्स लगेगा नॉर्मल भी उतना ही से लगेगा, ठीक है। तो तभी तो ये रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में मैंने कहने का अर्थ है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इस पर बना रहे हैं। ऐसे अगर रहेगा जे कि वो दिया वर्टिकली वाला तो एक्चुअली मॉप ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ से आर जा करके डी आर पोर्शन पकड़ा गया, अब आप फोर्स लगा रहे हैं तो उस पर ऐसे नॉर्मल लगेगा ताकि वो इस सिचुएशन में बैलेंस्ड रहे। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, चूंकि यूनिफॉर्मली ना डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फोर्स ऑन स्ट्रिप, चलो यहाँ देखते हैं फोर्स ऑन स्ट्रिप कितना हो जाएगा। तो पर यूनिट एरिया पर कितना है, तो चूंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पाई आर स्क्वायर, ये वाला हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया। और इस एरिया पर कितना लगेगा तो 2 पाई आर डी आर, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया इतना है और इसका एरिया इतना है, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो टोटल फोर्स इतना लग रहा होगा। तो इधर से आप लगा रहे उधर से नॉर्मल लगा रहा होगा, वो दोनों बैलेंस कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यही वाला वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो नॉर्मल के बराबर हो जाएगा। तो इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन जबकि इसको प्रेस आप किए हैं तो इस पोर्शन पर जितना फोर्स आप लगाए नॉर्मल भी उतना लगाएगा तो बैलेंस होगा। फिर बोल रहा है कि टॉर्क ना देखना है जी, तो टॉर्क कैसे लगेगा, तो फ्रिक्शन इस पर ऐसे लगेगा, हर पोर्शन पर फ्रिक्शन लगेगा जी। जे कि आप ऐसे घुमा रहे हैं तो फ्रिक्शन हर पोर्शन पर ऐसा ही लगेगा ऐसे, ठीक है, हर जगह पर। वो तो आप फील कर सकते हैं, एफ डैश मैंने एफ ऐसे कर दे रहे, ठीक है, ये आप समझिएगा तब होगा। तो घुमाया जा रहा होगा ऐसे तो फ्रिक्शन लग रहा होगा ऐसे, घुमाया जा रहा होगा ऐसे तो फ्रिक्शन लग रहा होगा ऐसे, जो बराबर होगा म्यू इंटू एन के। तो टॉर्क कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन इंटू ये वाला दूरी यार, तो उस छोटे से स्ट्रिप पर टॉर्क जो लगेगा वो बराबर होगा म्यू इंटू एन। एन होगा जितना फोर्स उस पर लगाया गया है इसी के बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा एफ बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। तो ये हो गया म्यू इंटू एन, इतना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस स्ट्रिप पर। तो टॉर्क कितना लगेगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी आर, इतना टॉर्क लगेगा। इसी को इंटीग्रेट करिएगा 0 से कैपिटल आर तक, ठीक है। तो यही वाला हो जाएगा क्या, टॉर्क नेट। और इतना टॉर्क नेट फ्रिक्शन लगाएगा तो उतना ही मशीन भी लगाएगा ताकि क्या किया जा सके, बैलेंस किया जा सके, उसको ओमेगा कांस्टेंट रहे। तो यहाँ से क्या हो गया देख लो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कौन बाहर निकल गया म्यू एफ, ठीक है। और यहाँ से कौन बाहर निकल गया, 2 भी बाहर निकल गया, आर स्क्वायर भी बाहर निकल गया। म्यू एफ 2
बाहर निकल गया, आर स्क्वायर बाहर निकल गया, बचा कौन, आर स्क्वायर डी आर। तो आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आर क्यू बाई 3, हालांकि डायरेक्ट लिख देते हैं आर क्यू बाई 3, फिर इसको पुट करोगे 0 से आर तक, ठीक है। तो ये 0 दे देगा, ये आर देगा, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आर क्यू बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा, आर बार में थी किसके बराबर हो गया, 2 म्यू एफ आर बाई 3। तो इसका मतलब टॉर्क कितना लगाएगा मशीन, अगर देखो इसको थोड़ा सा फील करोगे तब होगा। इसको ऐसे किया जा रहा है, जहाँ का क्वेश्चन क्लास में कराया जाता है, ऐसे किया जा रहा है, तो सरफेस पर जब रगड़ होगा तो फ्रिक्शन तो ऐसे इस पर लगेगा, जब फ्रिक्शन ऐसे लगेगा तो इसका मतलब टॉर्क लगाएगा। और चूंकि क्या है कि हर पोर्शन पर, छोटा सा पोर्शन पर फोर्स उतना ही लग रहा है, लेकिन आर के कारण हर जगह पर टॉर्क बदल रहा है। तो डिस्क में आर जाकर डी आर पोर्शन पर पहले टॉर्क निकालेंगे फ्रिक्शन के कारण, तो डी आर के कारण, डी आर मैंने आर जाकर के डी आर पोर्शन का जो स्ट्रिप बना ना, उस पर हम लोग टॉर्क निकाल लिया, फिर इंटीग्रेट कर दिए 0 से आर तक, इतना हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके करिएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अब ये समझना कि इस ढंग के क्वेश्चन को ना अगर थोड़ा सा माने जिसको माने एडवांस लेवल का जिसको तैयारी रहेगा ना, तो इसको वो थोड़ा सा फील इसको करेगा, तुरंत बना देगा, तुरंत। जैसे अगर हमको तुम इस सवाल को दो बनाने के लिए, तो बिना पेन उठाए भी बनाया जा सकता है। कैसे, काहे कि सोचेगा कि जैसे जैसे इधर जाया जा रहा है, जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो फोर्स जो है, तो इस स्ट्रिप जो बनेगा ना, उस पर फोर्स वेरी कर रहा है लीनियरली, ठीक है, स्ट्रिप पर, क्योंकि लेंथ बढ़ते जा रहा है, लेंथ लीनियरली बढ़ रहा है, तो फोर्स भी उस पर लीनियरली बढ़ेगा, तो नॉर्मल भी लीनियरली बढ़ेगा। तब तो कहने का अर्थ क्या है कि फ्रिक्शन भी लीनियरली बढ़ेगा। तो फ्रिक्शन लीनियरली बढ़ रहा है और टॉर्क निकालना है, तो F इंटू आर है, तो फ्रिक्शन भी लीनियरली बढ़ रहा है और आर है, तो ये तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा क्या कि ये लीनियरली बढ़ेगा और उसमें मल्टीप्लाइड जो आर है वो भी लीनियरली बदलने वाला है। तो आदमी डायरेक्ट सोच सकता है कि पूरे को आर दूरी पर रख करके कैलकुलेट करो और 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इसको बनाना था तो हम मन में सोचते हैं, उसका क्या करते कि पूरे को रख देते यहाँ पर, तो आर दूरी पर, तो पूरे को आर दूरी पर अगर रख देते तो डायरेक्ट कितना हो जाता, तो फ्रिक्शन कितना लगता, म्यू, एन का वैल्यू हो जाता एफ, तो म्यू एफ हो आता इंटू आर, तो इतना टॉर्क लगता, उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करता तो चलाता। तो इसको बिना पेन उठाए भी बनाया जा सकता था, लेकिन आप चलिए ऐसे ही बनाइए, ठीक है। चलो आगे इस क्वेश्चन को देखो। इसमें देखा देगा क्या कि ए थिन डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर हैज मास पर यूनिट एरिया सिग्मा इक्वल टू के आर स्क्वायर। देखो जी, डिस्क पर कोई चीज वेरी कर रहा है तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत चल जाना चाहिए कि आर दूरी जाकर के डी आर थिकनेस का स्ट्रिप लेंगे और उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस गोइंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। मैं यही बोलना चाह रहा है कि ये एक डिस्क है, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट, जो कि इसके परपेंडिकुलर है प्लेन के, और इस पर क्या हो रहा है कि मास वेरी कर रहा है। तो मास वेरी कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से आर दूरी, जैसे वो सवाल बनाए थे, आर दूरी पर जाओ और डी आर पोर्शन लो, ठीक है। तो जब डी आर पोर्शन तुम लोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, छोटा सा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, ये हो गया सिग्मा, सॉरी ये हो गया एरिया, 2 पाई आर इंटू डी आर, ये हो गया एरिया इंटू सिग्मा, तो सिग्मा का वैल्यू तो दिया हुआ है के आर स्क्वायर, तो ये हो गया एरिया इंटू सिग्मा, तो ये हो गया इस स्ट्रिप का मास। और स्ट्रिप तो ये कैसा दिखेगा, तो ये स्ट्रिप तो दिखेगा बिल्कुल रिंग टाइप का, और जब रिंग टाइप का दिख रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो ये वाला हो गया मास इंटू आर स्क्वायर। देखो ये हो गया एरिया, ये हो गया सिग्मा, तो इस स्ट्रिप का मास निकल गया। ये स्ट्रिप तो डिट्टो कैसा दिखेगा, एक रिंग टाइप का दिखेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं। और चूंकि टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इंटीग्रेट करोगे 0 से आर तक, तो यही वाला हो जाएगा आई नेट, यही इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा कि आई नेट, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 2 पाई
के को बाहर निकाल लो, तो 2 पाई के बाहर निकल गया। तो अब कौन बचा, 2 पाई को छुपा लो और के को छुपा लो, तो कौन कौन बचा है, तो r पर पावर 4 और r, तो मैंने r पर पावर 5 बचा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r पर पावर 6/6 और 0 से r पुट करोगे तो ये वाला तो 0 ही देगा, ये r हो जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा r पर पावर 6/6। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो कहने का सेंस क्या हो गया, पाई के r⁻⁶/3, इतना आ गया आई नेट। लेकिन आपको जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के टर्म में दिया, अगर जो के ही टर्म में देता तो के टर्म में देता तो ये वाला आंसर होता, लेकिन उसके टर्म में नहीं दिया, मास के टर्म में दिया। इसका मतलब टोटल मास भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एम नेट किसके बराबर होगा, तो एम नेट तो क्या हो जाएगा कि इसका जो मास है उसी को इंटीग्रेट करो, तो मास कितना था इसका, यही वाला ना मास था जी, तो मास हो जाएगा 2 पाई r dr एरिया इंटू KR²। ठीक है, इसी को इंटीग्रेट करिएगा आप 0 से r तक, टोटल मास यही निकल जाएगा, एम नेट माने m हो गया। तो ये बराबर हो गया किसके, देखो तो 2 पाई के को बाहर कर लोगे, तो 2 पाई के को बाहर कर लोगे तो ये बच जाएगा r3, तो ये हो जाएगा r पर पावर 4/4 और फिर इसको पुट करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा r पर पावर 4/4। तो यहाँ से हो गया कितना 2। तो कहने का सेंस क्या है कि अगर इसको मास के टर्म में लिखोगे तो पाई के r पर पावर 4/2, तो इसको हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं, देखो यहाँ पाई के r पर पावर 4/2, पहले अभी इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 आया तो ऊपर में एक्स्ट्रा 2 करोगे, ठीक है। और ये r² बचा है, तो ये r² बचा है, ये देख लो, पहले इसको ऐसे देखो, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट था ना उसको हम लोग क्या किए, पाई के और r पर पावर 4 कॉमन खींच लिए, था r² बच गया जो बाहर कर दिए, और चूंकि नीचे में 2 लाना था इसके लिए तो 2 ला दिए। अच्छा, एक 3 यहाँ बचा हुआ है तो 3 को ऐसे रहने देंगे, ठीक है। तो देख लो, इसी को हम जानबूझ करके ऐसे एडजस्ट कर दिया। अब ऐसे एडजस्ट करने का बेनिफिट क्या हुआ, तो ऐसे एडजस्ट करने का बेनिफिट ये हो गया कि ये वाला डिट्टो जो है वो m के टर्म में आ गया, तो m के टर्म में आ गया तो इसको पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 2/3 mr², यही हो गया 2/3 mr²। तो 2/3 mr² है, तो 2/3 mr² ये वाला, और तो कोई नहीं, ये वाला, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से इंटीग्रेट करने पर चला आएगा। अगर इसको कोई स्मार्टली डील फिर से बता रहे करना चाहेगा तो वो मन में सोचेगा और डील कर लेगा। जैसे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो मन में क्या सोचेगा कि सिग्मा वेरी कर रहा है r² से, इसका मतलब इसका मास जो वेरी कर रहा है वो r³ से वेरी कर रहा है। तो मास इसका सिग्मा जो वेरी कर रहा है r² से, और मास जो है वो वेरी कैसे कर रहा है, r³ से, क्योंकि मास इसलिए वेरी करेगा r³ से क्योंकि इसका लेंथ, तो dr तो कांस्टेंट रह जाएगा और लेंथ जो है वो r के प्रोपोर्शनल होगा। तो किसी भी स्ट्रिप का देखा जाएगा तो सिग्मा है जो कि r² से वेरी कर रहा है, इसका लेंथ जो है वो r से वेरी कर रहा है, तो मास वेरी करने लगा r³ से। और चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो m इंटू r² होता है, तो ये वेरी किया r³ से इंटू r², इस ढंग का सेंस आया। तो r³ से वेरी करने का बात हो रहा है और वो वेरी कर रहा है r² से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सब को r पर रख दीजिए पहले, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा mr², ठीक है। और उसके बाद 4/6 से मल्टीप्लाई करिए तो 2/3, तो बिना पेन चलाए भी इसको लिखा जा सकता था, ठीक है। तो वो मेथड तो हम अभी जान कर नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अभी आप इसी को संभालिए, वैसे मैं थोड़ा सा उसके लिए क्या किया जाता है ना कि पहले एडवांस वाले लेवल में प्रैक्टिस करवाया जाता है, उसके बाद जब करिएगा तो जितना भी वेरिएबल वाला, देखो जी एक चीज समझना, वेरी जहां भी करता है वो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होने लगता है, और थोड़ा सा स्मार्टली डील, जैसे इसको तुम देखोगे तो ये समझो कि इसके रिस्पेक्ट में ये वाला हार्ड है, इसके समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके रिस्पेक्ट में ये हार्ड है, तो बनाओगे देखो ऐसे बनेगा, क्वेश्चन बैंक भी ऐसे बनाता है। जबकि अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो आदमी ऐसे सोचेगा थोड़ा सा, और मतलब 20 सेकेंड में 25 सेकेंड में क्या करेगा कि आंसर डायरेक्ट यही वाला आंसर है लिख देगा, ठीक है। तो जनरल मेथड पहले देखिए, तो जनरल मेथड तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि ए थिन स्मूथ रड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज रोटेटिंग फ्रीली विथ एंगुलर
velocity omega naught about an axis perpendicular to the rod and passing through its center। ठीक है, रड के सेंटर से परपेंडिकुलरली एक एक्सिस है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, रड घूम रहा है। बोल रहा है कि 2 बीट्स ऑफ मास m स्मॉल m एंड नेग्लिजिबल साइज, साइज बहुत छोटा है, एट द सेंटर ऑफ द रड इनिशियली। ठीक है, जो रड है तो इसके सेंटर पर 2 गो बीड था, ठीक है, इसके अबाउट है जो कि ये वाला घूम रहा था। कह रहा है द बीड्स आर फ्री टू स्लाइड along the rod, the angular speed of the system when the beads reach the opposite ends of the rod will be। मैंने बोल रहा है क्या ना कि इसका तो कैपिटल M हो गया और इसका मास जो है वो स्मॉल m है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये फ्री है, जब फ्री रहेगा तो बाहर जाएगा। बाहर क्यों जाएगा, सूडो फोर्स के कारण। तो क्या होगा कि जब बोल रहा है कि जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तब बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी कितना है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो दिया हुआ था ओमेगा, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। तो बच्चा ऐसा सवाल है क्या कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो करो। तो शुरू में एंगुलर मोमेंटम कितना था उसका, तो रड का एंगुलर मोमेंटम था कितना, आई, तो आई हो जाएगा ml²/12 इंटू ओमेगा नॉट। रड का इतना था और ये वाला चूंकि सेंटर पर ही था तो उसका 0 था। बाद में क्या हो जाएगा कि ये दोनों जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तब एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो आई हो जाएगा कितना, ml²/12। रड का इतना हो जाएगा आई और इसका आई कितना हो जाएगा, तो mr²। तो r लेंथ l ना दिया हुआ है जी, तो ये l/2 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ हो गया m l/2 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख देते हैं इतना बाई 4 इंटू ऐसा ऐसा 2 है तो 2 हो गया, तो इतना इंटू ओमेगा। ओमेगा जो फाइनल होने वाला है, क्योंकि फाइनली तो ओमेगा सब का उतना ही रहेगा इस डायरेक्शन में। तो कहने का अर्थ क्या है कि इसको देखिएगा तो अपना कुछ है नहीं, इसमें क्या करिए ना आपकी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 से ही कैंसिल हो जाएगा। देखिए 12 से भी कैंसिल हो जाएगा और 12 से करिएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा निकाल लीजिए। तो ओमेगा, अच्छा l² भी देखिएगा, तो एक्चुअली में l कैपिटल में है तो l² यहाँ से कैंसिल हो गया। तो आप देख लीजिए ओमेगा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, m ओमेगा नॉट बाई, इसको इधर कर दीजिएगा तो हो गया क्या, m + 6m। ठीक है, तो यही वाला हो जाएगा m ओमेगा नॉट बाई m + 6m, ये वाला। तो इस ढंग से होगा। और भी इसको किया जा सकता है, जबकि एक ढंग से इसको ऐसे सोचा जा सकता था ना कि इसका एंगुलर मोमेंटम जितना से बढ़ गया होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम रड का उतना ही से घट गया होगा, तो उस दोनों को भी बराबर करके करेगा तो आंसर चला आएगा। ठीक है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जितना से बढ़ेगा इसका जितना से घटेगा बराबर करने पर चलाएगा। वो कर नहीं रहे हैं, कर लीजिएगा। चलो अब इसको देखते हैं। दिया हुआ है कि ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R इज डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट हैज ए मास ऑफ 7/8 m and is converted into uniform disk of radius 2r। एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, मास m है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, एक पार्ट का मास है जो कि 7m/8 है, इसका मतलब दूसरे पार्ट का मास है जो कि m/8 होगा। ठीक है, m - 7m/8 तो मतलब m/8 एंड इज कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2r। जो ये 7m/8 है ना, इसको क्या किया गया है मैं नहीं समझ, जैसे कि पिघला दिया होगा, उसको क्या बना दिया, डिस्क बना दिया, जिसका रेडियस कितना हो गया 2r। कह रहा है कि द सेकेंड पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो 2 भाग में बांटा, तो 7m/8 को क्या किया, डिस्क बनाया जिसका रेडियस कितना है 2r है, और जो दूसरा पार्ट m/8 था उसको स्फीयर बना दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि लेट I1 बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस। तो जो डिस्क बनाया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसके, और I2 बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ न्यू स्फीयर। जो न्यू स्फीयर जो बना है m/8 मास वाला, ठीक है, उसका I2 है। तो बोल रहा है कि I1/I2, तो इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, इसमें करना क्या है,
आपको निकालने के लिए बोल रहा है I1/I2, तो I1/I2 कैसे निकलेगा? तो I1 है जो कि क्या हो गया, डिस्क ना हो गया जी, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m, तो m उसका हो गया डिस्क वाला तो इतना है, तो m r², तो r हो गया 2r, तो ये हो गया इतना, तो mr² बाई 2, m डिस्क का r²/2, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया डिस्क का। और स्फेयर का देखिएगा तो इस सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2/5 mr²। समझ आ रहा? तो अच्छा, इस प्रॉब्लम का मेन चीज यही है कि स्फेयर का रेडियस कितना होगा, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, फिजिकली सोचो। पूरा स्फेयर है, मास m है, रेडियस r है। अब मास m/8 हुआ 1/8 टाइम्स, तो रेडियस तो होना चाहिए 1/2 टाइम्स, क्योंकि मास जो होता है प्रोपोर्शनल होता है r³ के जी, तो r हो गया 1 मतलब मास पर पावर 1/3 चल जाएगा। तो ये आप समझ रहे होंगे कि पूरा स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है, फिर उससे एक स्फीयर बना है, तो मास 1/8 टाइम हुआ, 1/8 टाइम्स हो गया, तो रेडियस तो हाफ हो जाएगा। इसका मतलब जो नया स्फीयर बना है उसका मास 1/8 टाइम्स है और रेडियस क्या है, हाफ है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो हो जाएगा 2/5, m के जगह पर हो जाएगा m/8, 2/5 m r², तो r हो गया है कितना, हाफ, तो इसका स्क्वायर, इसी को डील कर लीजिएगा तो चल आएगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं कि m/8 से देखिए m/8 कैंसिल हो गया। ठीक है, और देखो यहाँ पर से खोलोगे तो हो जाएगा 4r², तो 4r² हो जाएगा, तो एक 2 से एक 2 कटेगा और एक इससे कट जाएगा, तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये r² खुलेगा तो ये भी r² कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो ये तो पूरा खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर केवल बचा है कौन, 7 बचा है, और यहाँ पर कौन बचा है, 1/4 बचा है, तो ये हो गया 1/20, तो इसको ऊपर फेंकिए। ठीक है, तो 20 × 7 कितना हो गया, 140 हो गया, तो इतना हो गया, ये कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ था ही नहीं। और चलिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस b है जे होल ऑफ रेडियस है। अच्छा, ये पूरा डिस्क है b जिसमें होल कितना है, a है। ठीक है, बोल रहा है क्या कि इफ द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क वेरीज एज σ0/r, देखिए फिर से वेरिएशन दे दिया, तो कह रहा है कि रेडियस ऑफ जायरेशन बताइए डिस्क का इस सेंटर से जो एक्सिस पास करेगा ना उसके बाद, तो रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में बोला, मैंने एक तरह से घुमा करके वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बोल रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, उसको mr² के बराबर करिए, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो इसको करिए, तो इसका सॉल्यूशन हम इधर करते हैं। तो डिस्क पर वेरी कर रहा है, दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है, इसमें क्या करना है, r दूरी पर जाइएगा आप, और उसके बाद फिर एक ऐसे करिएगा और एक स्ट्रिप बनाइएगा। ठीक है, तो वेरिएशन वाला जब भी होता है ना, तो इसका क्या है कि स्ट्रिप बना करके कर लीजिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उसका, हालांकि इसका लास्ट, इसके बाद हम बताते हैं, ये वेरिएशन हो रहा है तो अगर हमको कहिएगा ना तो हम बिना पेन उठाए सोच करके बना देंगे, तो वो एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप जो भी वेरिएबल है ना उसमें पेन, वो हार्ड सवाल होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी वेरी करता है वो सवाल हार्ड होता है, तो इंटीग्रेट करके बनता है, लेकिन मैंने एक मेथड होता है जिसमें कि आप मन में सोचिएगा और 20 से 25 सेकंड सोचिएगा और तुरंत बता दीजिएगा। ठीक है, तो वो अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं उसका, हम तो अभी जनरल मेथड से इसको खाली बता दे रहे हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो इस डिस्क का मास देख लीजिए, तो मास हो जाएगा कितना, 2πr/dr, ये हो गया एरिया, इंटू सिग्मा का वैल्यू हो गया σ0/r, तो एरिया इंटू सिग्मा, ये कितना हो गया, ये मास हो गया। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो mr² हो जाएगा। ठीक है, वो छोटे से स्ट्रिप का, और उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा a से लेकर के b तक, तो यही वाला निकल जाएगा I नेट। तो इसको अगर आप करिएगा तो 2π σ0 तो बाहर, 2π ये वाला और ये वाला तो बाहर हो गया, r से r कट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो गया देखिए, तो r²dr, तो r³/3। अब r³/3 में जब इसको पुट करिएगा तो ये आपको पता चल रहा होगा कि bq - aq/3 हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ गया।
और चूंकि आपको एम के स्क्वायर के बराबर करना है तो एम निकालना है आपको, तो एम नेट निकाल लीजिए। तो एम नेट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर डी आर एरिया इंटू सिग्मा, यही वाला होगा छोटे से स्ट्रिप का मास, ए से बी तक इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट, ये तो बाहर चल जाएगा, 2 पाई और सिग्मा नॉट बाहर चल जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, डी आर का हो जाएगा आर, आर को पुट करिएगा तो हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, तो अब देख लीजिए आप, तो इसको क्या लिखा सकता है, आई नेट इसके बराबर है जिसको एम के स्क्वायर के बराबर करना है, तो ये हो गया 2 पाई सिग्मा नॉट। और इसको देखो जान करके हम लोग बी क्यू माइनस ए क्यू को क्या लिख दे रहे हैं, बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये खुलेगा तो यही ना होगा जी बाई 3। तो इस पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिख दिया गया है, वो बराबर हो जाएगा किसके, एम के स्क्वायर के बराबर होगा, जहाँ के रेडियस ऑफ डायरेक्शन होगा। और यही वाला तो देखिए तो मास है ये वाला, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो के का वैल्यू इधर फेंकिएगा तो हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई 3, तो बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई 3। तो इसका मतलब ये वाला आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको बिना पेन उठाए भी किया जा सकता है कि अगर ऐसे देखेगा तो कहेगा कि लेंथ लीनियरली वेरी कर रहा है, इसका मतलब एरिया भी लीनियरली वेरी करेगा इस स्ट्रिप पर, और सिग्मा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये कांस्टेंट हो गया और वो आर स्क्वायर से वेरी कर रहा है। तो क्या होगा कि अगर कैलकुलेट करेगा तो हो जाएगा बी क्यू माइनस ए क्यू बाई बी ए, और इसको मल्टीप्लाई करिए किससे 1/3 से। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला सिस्टम आएगा, और उसको एम के स्क्वायर के बराबर करिएगा, एम से एम कट जाएगा, रूट फेंकिएगा तो ये वाला चला आएगा। तो बिना पेन उठाए भी बनाया जा सकता है। ये सब सवाल बहुत अच्छा सवाल होता है, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं सब में इंटीग्रेट करवा रहा है, तो ये अच्छा सवाल माना आता है। और अच्छा सवाल है कि आपको प्रैक्टिस पहले से रहेगा कि जब भी डिस्क रहता है तो स्टेप लेकर के इंटीग्रेट कर दिया चलाता है, और थोड़ा सा और जब लेवल बढ़ेगा तो आप सोच करके बना ले सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट ये सब समझ में आ रहा होगा, इंटीग्रेशन वाला आपको पता चल जा रहा होगा। ये तो बच्चा जैसा सवाल था, इसमें क्या था, खाली रेडियस को स्मार्टली सोचना था कि मास 1/8 हो गया तो रेडियस हाफ हो जाएगा, तो ये तुरंत बन जाने वाला था। ठीक है, तो देख रहे होंगे जेईई में कैसे क्वेश्चन पूछा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दिया है कि ए मेटल कॉइन ऑफ मास 5 ग्राम एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर इज फिक्स टू ए थिन स्टिक ए बी ऑफ नेग्लिजिबल मास एज शोन इन द फिगर। ठीक है, करा द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, द कांस्टेंट टॉर्क दैट विल मेक दिस सिस्टम रोटेट अबाउट ए बी एट 25 रोटेशन पर सेकेंड। मतलब ये ओमेगा दे दिया, फाइनल ओमेगा, टाइम दे दिया है 5 सेकेंड में। ठीक है, तो आपको टॉर्क का वैल्यू करा है निकालने के लिए, तो टॉर्क का वैल्यू तो हो जाएगा आई इंटू अल्फा। तो टॉर्क निकालने के लिए आई चाहिए और अल्फा चाहिए, तो आई तो निकल जाएगा, अल्फा तो पहले हम लोग अल्फा ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ओमेगा दे दिया, ओमेगा कितना दिया है 25 रोटेशन पर सेकेंड, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करिएगा तो 25 रोटेशन को कर दिए तो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो यही वाला हो गया ओमेगा। ओमेगा नॉट का वैल्यू ओमेगा नॉट वो तो 0 है, प्लस अल्फा, और टी का वैल्यू कितना दे दिया 5, तो 5 से ये 5 बार में कट गया, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 10 पाई आ गया। ठीक है, अब ये आ गया, अब आपको क्या निकालना है टॉर्क, तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा आई। तो इसके अबाउट आई कैसे निकालोगे, तो पहले इसके सेंटर से पास करोगे और इसके अबाउट निकाल करके यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो ये रिंग ना है जी, मेटल क्वाइन ऑफ मास 5 ग्राम, अच्छा क्वाइन है जी, देखो ये क्वाइन है, तो ये रिंग नहीं है, ये एक डिस्क है। ठीक है, क्वाइन जो होता है वो रिंग नहीं होता है, डिस्क होता है, देखने में लग रहा है यहाँ पर, लेकिन है ये डिस्क। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/4, और फिर इससे शिफ्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आई का वैल्यू हो जाएगा m, तो m दिया है कितना 5 × 10⁻³ ग्राम में दिया, तो केजी में बदल दिया। ठीक है, तो m r², तो r² हो जाएगा 10⁻⁴, 10⁻² का स्क्वायर, तो mr²/4 प्लस m इतना इंटू r², जो शिफ्टिंग करिएगा इसके बाद जो शिफ्ट करिएगा, तो शिफ्ट करिएगा तो हो जाएगा 10⁻⁴ r² m r², तो यही वाला हो गया क्या i इंटू अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू तो यहाँ से पता है आपको कि इसका वैल्यू है 10 पाई। इसी को डील कर लीजिए, तो डील करिएगा तो कैसे हो जाएगा कि
ये वाला एग्जैक्ट ऊपर में तो सेम है, ये वाला है, तो ये यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं। करें कि 4 यहाँ जाएगा और ये कॉमन हो जाएगा, तो 4 यहाँ जाएगा एक, तो 5/4 हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁷/4। ठीक है, इंटू 10 पाई। इसको आप देख लीजिएगा करके। तो ये वाला तो हो गया कितना, ये बन गया 10⁻⁻6। ठीक है, आपको ऑप्शन किस टर्म में दिया है, 10⁻⁻6 टाइप में तो है, -5 में भी है, लेकिन अभी -6 को ही पकड़ेंगे। अब इसको देखिएगा आप, तो ये हो जाएगा कितना, तो ऐसा करिए ना कि 25 हुआ ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसमें उपाय क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 25 इंटू 3.14/4। ठीक है, इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से हम लोग करके देख सकते हैं। तो इसको कर लीजिए 3 पॉइंट, या इससे कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया 0.7। ठीक है, फिर 3 4 बचा है तो 8, 2 0 बचा है तो इतना। तब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो करिए। तो 785। ऐसे एक चीज़ और कर सकते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब 4 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ जान के कर दे रहे हैं 4 और यहाँ भी 4 कर दे रहे हैं। तो 4 से ये वाला हो जाएगा 0.1। ठीक है, 38 होगा तो 9 बार में हो जाएगा। ठीक है, फिर 25 होगा तो 6 हो जाएगा अप्रॉक्स इतना। ये जान के किए थे क्योंकि ये 100 ना है, जितना 100 है तो यहाँ से गया तो कितना हो गया 19.6 इंटू 10⁻⁻6, या 1.96 इंटू 10⁻⁻5। तो 1.96 इंटू 10⁻⁻5। तो सबसे नज़दीक कौन लग रहा है, 1.96 ये वाला लग रहा है सबसे नज़दीक, तो यही वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। दिया हुआ है कि 3 पार्टिकल्स ऑफ मास 50 ग्राम, 100 ग्राम एंड 150 ग्राम आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर एज शोन इन फिगर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, करा है कि द XY कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी एट। ये तो बच्चा ऐसा सवाल हो गया, करिए निकालिए सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालिए। तो किसके बराबर होगा, M1r1, तो ये 0 हो गया, प्लस M2r2, तो इसका करिएगा तो हो जाएगा 100 इंटू 1, तो ये वाला 100 ही हो जाएगा। देखो ऐसा यूनिट में इसलिए नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा ग्राम वाला, तब खुद ब खुद आ जाएगा। और उसका वाला हो गया 150 x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट दिया है, नहीं भी देता तो क्या हो जाता कि ये वाला है 1, तो ये वाला आता 1 cos 60 डिग्री, तो 1/2 हो जाता। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 बाई टोटल मास, तो 200 और 100 300 हो गया। तो इसको देख लीजिएगा 75 हो गया, तो 175/300 हो गया। ठीक है, तो किस फॉर्मेट में दिया है, तो ऐसा करिए ना कि पूरा फॉर्मेट में दिया है, तो 5 से कर दीजिए आप, तो इतना हो गया। 5 से कर दीजिएगा 3 बार में, 2 5 इतना हो गया। फिर 5 से कर दीजिए 12 बार में, 5 से कर दीजिए 7 बार में, तो 7/12 हो गया। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, इसी दोनों में देखना। ठीक है, बाई कोऑर्डिनेट ये सब कुछ है ही नहीं यार। इसमें क्या है कि पहला का तो 0 होगा, दूसरा वाला का भी 0 होगा। M1 x1 है, इसका M1/1, तो बाई 1 तो 0 है, इसका भी बाई 0 है। उसका देखिएगा तो कितना हो जाएगा 150 इंटू बाई ये वाला, तो 1 का साइन 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2, और टोटल है जो कि 300 है, इससे 2 बार में हो जाएगा, तो √3/4 हो जाएगा। ये सब कुछ था ही नहीं, √3/4 ये वाला। यही सब जेईई मेन का यही सब सवाल था। ठीक है, चलो अब IIT एडवांस में जो पूछा उसको देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है कि ए थिन एंड यूनिफॉर्म रड ऑफ मास M एंड लेंथ L इज हेल्ड वर्टिकल ऑन ए फ्लोर विथ लार्ज फ्रिक्शन। ठीक है, वर्टिकली है जो कि उसको ऐसे रखा गया है। करा है कि द रड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट सो दैट इट फॉल्स बाय रोटेटिंग अबाउट इट्स कॉन्टेक्ट पॉइंट। कॉन्टेक्ट पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है कि वो रोटेट हो रहा है
विद द फ्लोर विदाउट स्लीपिंग, मतलब ये वाला जो स्लीप नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन लार्ज है तो ऐसा माना गया है कि इतना इनफ है कि वो स्लाइड नहीं करेगा। कर रहा है तो मतलब ऐसे केवल हो रहा होगा, मैंने एक तरह से इसको फिक्स्ड टाइप का होगा ये। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट व्हेन द रड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ वर्टिकल, और जी है जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो बोल क्या रहा है कि रड जो है वो पहले वर्टिकल था, ठीक है, और अब है जो कि ये वर्टिकल से 60 डिग्री बना रहा है और ये स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एक तरह से फिक्स्ड टाइप का हो गया, ठीक है। तो पहले यहाँ पर था और अब जो है वो यहाँ पे है। तो इसका सेंटर ऑफ मास देखोगे तो सेंटर ऑफ मास तो कुछ दूरी पर होगा, L/2 दूरी पर होगा। तो सबसे पहले तो क्या है कि इसमें पूछे कुछ भी हम लोग तो ये कर सकते हैं कि टॉर्क लगा सकते हैं उसमें, और क्या कर सकते हैं, वर्क एनर्जी लगा कर करके ओमेगा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉर्क चलो पहले सबसे पहले देखते हैं। तो टॉर्क देखेंगे तो ये दूरी तो L/2 है, तो ये वाला हो जाएगा कितना mg, तो ये हो गया mg, और इसके अबाउट देख रहे हैं, ठीक है। तो mg और ये वाला दूरी, तो ये दूरी मतलब ये दूरी, तो ये वाला तो दिया हुआ है L/2 सेंटर ऑफ मास का दूरी, तो ये हो जाएगा L/2 साइन 60 डिग्री। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क जो होगा वो हो जाएगा mg इंटू ये परपेंडिकुलर दूरी, और ये परपेंडिकुलर दूरी कितना हो जाएगा L/2 साइन 60 डिग्री √3/2, ठीक है। तो टॉर्क कितना हो गया, ये बराबर होगा इस पॉइंट के अबाउट I, तो I हो जाएगा ml²/3 इंटू अल्फा, L तो पूरा कर लोगे I में, ठीक है। अब यहाँ से देखो कर तो M से M कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो अल्फा है वो बराबर आएगा किसके, तो ये ऊपर चल जाएगा तो आ जाएगा 3√3, और ये हो गया G/, ये 4 है उधर से आ जाएगा तो 4L। तो अल्फा का वैल्यू है 3√3 G/4L। क्या अल्फा के बारे में पूछा है कहीं पे, एंगुलर स्पीड, रेडियल एसिलरेशन, एंगुलर एसिलरेशन पूछा है अल्फा, तो ये है 3√3 G/4L, ये तो नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब पहला गलत हो गया, ठीक है। और अब ओमेगा पूछ रहा है, तो ओमेगा में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो लगाओ। तो पहले कहाँ पर था, तो पहले यहाँ पर था L/2 दूरी पर सेंटर ऑफ मास, तो L/2 पर था और थीटा से हो गया, तो ये तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, जिसका हम लोग को हैबिट पहले ही से रहता है कि कोई भी वर्टिकल से थीटा एंगल होता है तो कितना नीचे आता है, या नीचे से ऊपर आता है तो कितना ऊपर जाता है, तो L-L cos थीटा, जहाँ L होता है उसका डिस्टेंस। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा कि वो कितना नीचे आया है, तो वर्क डन बाई mg, ये बराबर हो जाएगा किसके, mg इंटू जो दूरी है, तो दूरी हो जाएगा कितना L/2 1 माइनस cos 60 डिग्री 1/2, यही वाला ना, ज्योमेट्री बना नहीं रहे क्योंकि हम लोग को पहले ही से याद रहता है कि कितना शिफ्ट नीचे होता है, तो mg और शिफ्टिंग नीचे हुआ इतना का, ये बराबर हो जाएगा किसके, हाफ I ओमेगा² कहता है, हाफ I का वैल्यू हो जाएगा ml²/3 इंटू ओमेगा²। तो इस ढंग से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो तो m से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया हाफ, अच्छा L से L कैंसिल हो गया, तो ये हाफ हो गया और ये इधर जाएगा, तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि हो गया 3G/2, ये G/2 तो यहाँ से है, 3 से उधर से गया, L यहाँ पे आया, रूट ये बराबर होगा किसके, ओमेगा के। देखिए तो ओमेगा मैच किया, √3G/12 मैच किया, तब ये वाला सही है। अब रेडियल एसिलरेशन पूछ रहा है, तो रेडियल एसिलरेशन जो होगा वो तो डायरेक्ट ओमेगा² होगा, तो ए रेडियल हो जाएगा ओमेगा², तो ओमेगा का वैल्यू कितना है, इतना है, तो ये हो गया 3G/2L इंटू R, तो R सेंटर ऑफ मास का, ओमेगा², तो R सेंटर ऑफ मास का कितना हो जाएगा L/2, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3G/4। सेंटर ऑफ मास का रेडियल एक्सेलरेशन उतना ही ना होगा, तो रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ रड सेंटर ऑफ मास इज दिस। अगर जो मान लिया कि बोलता कि इस इंड का बताइए, तो क्या करते, ओमेगा² इंटू वो पूरा दूरी लेते, ठीक है। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास वाला ही पूछ रहा है, तो ये वाला हो गया। और फिर बोल रहा है कि द नॉर्मल एक्सेलरेशन
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जो होगा वो बराबर होगा मास इंटू एक्सीलरेशन के। तो mg और नॉर्मल ये तो mg माइनस नॉर्मल ये बराबर होगा किसके, मास, और इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन देखिएगा। अच्छा इसमें एक चीज देखिएगा जी, 3 केस होता है जिसमें से इसमें क्या है कि ओमेगा भी है और अल्फा भी है, तो इसका दोनों एक्सीलरेशन होगा। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगा वो हो जाएगा कौन, ए रेडियल वाला, और इस डायरेक्शन में जो होगा वो कौन हो जाएगा, ए टेंजेंशियल वाला। तो हम लोगों को वर्टिकल से मतलब है क्योंकि mg नॉर्मल इसी को देखेंगे, ठीक है। यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन, तो इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है, mg नॉर्मल और फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन तो इसी डायरेक्शन में रह जाएगा। तो अगर इस डायरेक्शन में देखा जाए तो mg और नॉर्मल ही केवल लग रहा है। तो नेट फोर्स नीचे कितना लगेगा बताओ तो नेट फोर्स नीचे लगेगा mg और इस डायरेक्शन में नॉर्मल। तो नेट फोर्स इतना लगेगा, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, मास और एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन तो इस दोनों का नेट ना होगा इधर जी। तो इस डायरेक्शन में AR है, तो AR का वैल्यू तो हमको मालूम है कितना, 3g/4। इस डायरेक्शन में तो इसका कंपोनेंट टूटेगा, तो ये 60 है तो ये 60 है, तो इसका हो जाएगा हाफ। तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ गया और इसका भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तब ना वर्टिकल होगा। तो हो जाएगा 80, आई देखो ये 60 है तो ये 30 है, तो 80 cos 30 डिग्री। तो 80 हो जाएगा अल्फा इंटू आर। 80 का वैल्यू जो हो जाएगा वो अल्फा इंटू आर हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू हो गया 3√3g/4l। ये हो गया अल्फा इंटू आर। तो आर हो गया सेंटर ऑफ मास का l/2 इंटू cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री हो गया √3/2, यही वाला होगा। तो यहाँ से n निकल जाएगा। तो n का वैल्यू क्या, चलो पहले भी एक स्टेटमेंट और लिख दे रहे हैं। तो ये वाला कितना हो जाएगा कि अगर तुम देखो तो ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो अच्छा l से l कैंसिल हो जाएगा, तो 9g/16, यहाँ पर है 3g/8, ठीक है। तो यहाँ 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 16 बन गया, तो यहाँ 6 बन गया, तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, कितना हो गया 15। तो हो गया m और ऊपर में हो गया 15g और यहाँ पर कितना हो गया 16। तो यहाँ से अगर n का बात करिएगा तो ये हो गया 15 mg/16, इधर लाओगे तो mg माइनस उतना, तो 16 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा mg/16, यही हो जाएगा नॉर्मल का वैल्यू। तो क्या नॉर्मल का वैल्यू दिया है mg/16, हाँ दिया है। तो इसका मतलब ये भी होगा। तो ये तीनों सही होगा और फर्स्ट वाला गलत होगा, कुछ किया नहीं गया है। टॉर्क I इक्वल टू I इंटू अल्फा, 30 पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाले I इंटू अल्फा से अल्फा आ गया, ठीक है। ओमेगा निकालना था, वर्क एनर्जी लगाए, यहाँ पर आ गया ओमेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा के बनाया जा सकता था। फिर रेडियल एक्सीलरेशन पूछा है सेंटर ऑफ मास का, तो ω²r, तो जिसका भी ओमेगा तो पूरे पॉइंट का वही रह जाएगा, आर है जो कि जिस पॉइंट का पूछेगा उसका बताएंगे। सेंटर ऑफ मास का पूछा है तो सेंटर ऑफ मास का दूरी लिए, तो ये वाला हो गया। और बोल रहा है कि नॉर्मल कितना लगेगा, तो नॉर्मल के बारे में बात कर रहा है। तो इस रड पर पूरा फोर्स देखिए, तो एक mg इधर है, माने अगर इस रड को देखो तो mg इधर है, नॉर्मल इधर है, ठीक है, नॉर्मल इधर है, और स्लीपिंग मैंने फ्रिक्शन जो लगेगा तो इसी डायरेक्शन में, ऐसे उसको चेक करने का जरूरत नहीं था, ऐसे ये पता चल रहा है कि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि टेंडेंसी इधर है तो फ्रिक्शन उधर लगेगा। तो अगर इस डायरेक्शन में देखें तो mg मालूम है और नॉर्मल नहीं मालूम है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया mg माइनस n, ये बराबर हो जाएगा किसके, n कर दो या n1 कर दो, जो कर दो, तो mg माइनस n हो गया, वो बराबर होगा मास और इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सीलरेशन। तो इधर इस दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, देखो इसका नेट लोगे तो सेंटर ऑफ मास का क्या आएगा, नेट एक्सीलरेशन आएगा। तो इस दोनों का नेट लेके कंपोनेंट तोड़ना इस डायरेक्शन में बेवकूफ़ी है, उससे अच्छा है कि इसका कंपोनेंट तोड़ करके नेट ले लीजिए, तो वही आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में। इसमें ये भी पूछ सकता था जी कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो फ्रिक्शन कितना लगता था, फ्रिक्शन का वैल्यू किसके, अगर फ्रिक्शन पूछता तो फ्रिक्शन का वैल्यू किसके बराबर हुआ था, मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन वाला, हॉरिजॉन्टल वाला। तो इसके थ्रू भी है जो कि डील कर लिया जा सकता था कि फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, डायरेक्शन तो पता ही चल रहा होगा, ठीक है।
तो बहुत कुछ था नहीं, मतलब अगर अच्छा से गुजरा हुआ रहेगा, मतलब जो टाइप बताया गया उतना ध्यान रहेगा तो बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ओके।